हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई की अगर बात करें तो ये हम लोग कोई बायोलॉजी का टॉपिक नहीं करने वाले हैं, इसको फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। और इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके कुछ डिफेक्ट्स देखेंगे जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ग्लोकोमा, ट्रैकोमा, जिससे सीजीएल में इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया। देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, कल हम लोगों ने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा था, आज इसको एक्चुअल में देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह से रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन और रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम डिस्पर्जन भी पढ़ने वाले हैं। तो डू नॉट कंसिडर कि बस आँख के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ पे कलरफुल वर्ल्ड भी लिखा हुआ है। एक बार कंफर्म कर देंगे कि मेरी वॉइस प्रॉपर है कि नहीं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर अगर मैं बात करूँ तो कल वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ठीक है। और बाकी फिर आज हम लोग को क्वेश्चंस भी करने हैं। आज वाले लेक्चर के तो करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के, और कल का जो लेक्चर हुआ था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसके भी हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो उसके भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ऑलराइट, गुड इवनिंग सभी को। अखिल, शिवानी, सोनम, ट्रैविस, शिवांगी, रिया, गुड इवनिंग सभी को। हेलो थॉर, हिटलर का दामाद। बेटा हिटलर के दामाद, तुम कल कुछ बोल रहे थे ना क्लास के आखिर में, क्लास ख़त्म कर दी थी इसलिए तुम्हें जवाब दे नहीं पाए थे हम, लेकिन हमने सोच के रखा तुम्हें जवाब देंगे, लेकिन वो लास्ट में ही देंगे, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर है हमारी आई का। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें कहाँ पे हैं और उनका फंक्शन क्या है। आई अगेन रिपीट, इसको मैं बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डीप में करने की ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन जितना हमारी नीड है इन द फिज़िक्स वो हम लोग को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस चीज़ का क्या फंक्शन है। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले आई का फंक्शन क्या होता है वही समझ लेते हैं। आई को पढ़ने से पहले इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन होता है इमेज क्लिक करना, पिक्चर क्लिक करना। फोटो आपने वो देखा, कैमरा पिक्चर क्लिक करता है, वही काम करना इसका है। इमेज क्लिक या फिर इमेज आप फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। बट आपको हैरानी होगी ये सुन के कि आपकी जो आंख है वो देखती नहीं है, वो सिर्फ पिक्चर क्लिक करती है, देखने का काम कोई और करता है। और वो कैसे करता है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं। ये जो आप यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट देख रहे हैं आई का, जो सबसे बाहर है, सबसे आउटर पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। एक एक करके इनके फंक्शंस भी लिखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे कॉर्निया। कॉर्निया इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये हमारे पूरी आई का। सबसे पहले जो लाइट रे एंटर करती है ना, वो कॉर्निया से ही हाय बोल के एंटर करती है कि एंटर कर जाएं क्या। तो कॉर्निया जो है थोड़ा बहुत लाइट का रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन भी करता है। रिफ्रैक्शन तो हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, जहां पे लाइट रे जो है वो बेंड कर जाती है ईदर टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कमेंट में आपको बताना है, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड जब हम बात करते हैं आई डोनेशन की, नेत्रदान की, तो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। पूरी की पूरी आंख निकाल के फिट नहीं कर दी जाती है। कॉर्निया वो पार्ट है जिसको कि आई डोनेशन में डोनेट किया जाता है। देन यहां पे कॉर्निया के बाद आपको कुछ इस तरह का ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक तरह का ये फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे अगर बाई चांस आ गया तो, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है। एक्वस ह्यूमर तो मल्टीपल फंक्शन होते हैं। पहली बात तो ये लिक्विड है, ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड का काम होता है पहले तो कॉर्निया वगैरह जो आसपास की चीज़ें हैं, कॉर्निया हो गया जो अभी हम इसके और अंदर पढ़ेंगे, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना इसका एक प्राइमरी फंक्शन होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। प्लस आई का जो प्रेशर होता है
उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो एक्वस ह्यूमर करता है। क्यों ज़रूरी होता है वो अब मैं आपको जब डिफेक्ट्स पढ़ाऊंगा, फिर डिजीज़ पढ़ाऊंगा आई की, जिसमें कि हम ग्लोकोमा ट्रैकोमा पढ़ेंगे, उस टाइम आपको समझ में आएगा कि आई का प्रेशर सही होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वस ह्यूमर के बाद अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी ये, या तो इसको मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इनको बोलते हैं आइरिस। आइरिस आइरिस को अगर हम बात करें तो ये एक तरह का आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये। इस तरह से डेफिनेशन मतलब दे के आपसे पूछ लेता है कि किसकी बात हो रही है। इसका मेन काम होता है टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की अगर बात करें तो प्यूपिल को बोलते हैं हिंदी में पुतली। और पुतली है कहाँ पे? पुतली ये रही, ये आपका आइरिस है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं रेड से भी ड्रॉ कर रहा हूं, दिस पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, पुतली। और एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, वो चलो अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप गेस करना। प्यूपिल, ठीक है, ये हो गया आपका प्यूपिल। और प्यूपिल का काम क्या होता है? प्यूपिल का काम होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, यानी कि आंख में कितनी रोशनी अंदर जाएगी वो डिसाइड करने का काम पुतली का होता है। ठीक, वो काम किसका होता है? प्यूपिल का होता है। और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? आइरिस कर रहा है। थोड़ा मैं समझाता हूं इसको। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर एकदम उजाले से, धूप से, अगर आप एक डार्क रूम में, लिटिल बिट डार्क रूम में, कंप्लीटली डार्क भी नहीं है, फिर भी मान लेते हैं लिटिल बिट डार्क है, उसमें अगर आप जाओगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता। आप रात में भी कोई लाइट नहीं होती, फिर भी आप देख पाते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा बहुत देख पाते हो, जबकि कंप्लीट डार्कनेस होती है फिर भी। लेकिन जब आप मान लो एकदम अंधेरे से, मतलब एकदम उजेले से आते हो, एकदम अंधेरे में जाते हो, तो क्या होता है? आपको दिखता नहीं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, ये हमारी आइरिस है और ये प्यूपिल है। ठीक है, अब ये करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल। कैसे? जैसे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में लाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, आइरिस जो है प्यूपिल को छोटा कर देता है, सो दैट ये दरवाजा है एक तरह का। ये प्यूपिल जो है दरवाजा है, तो आइरिस दरवाजे को कम खोलता है। कम खोलेगा तो कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी, सो दैट लाइट जो आई है हमारी, उसको कुछ हार्म ना हो, कुछ दिक्कत ना हो। नहीं, ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो हार्म होगा वो। ठीक है, तो उसको वो क्या करता है, छोटा कर देता है, उस दरवाजे को कम खोलता है। जब मान लो कि बहुत अंधेला सा होता है, जब बहुत अंधेला सा होता है तो ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, तो अपने हिसाब से ही वो कंट्रोल कर लेता है और डायलेट कर देता है प्यूपिल को, पुतली को डायलेट कर देता है, मतलब फैला देता है। तो जो थोड़ी बहुत लाइट है एटमॉस्फेयर में पूरी एंटर करती है। इसी वजह से आपके प्यूपिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उजाले, बहुत ज़्यादा धूप में, इस तरह से अभी एकदम से आप चले गए कहाँ पे, नॉर्मल डार्क और लिटिल बिट डार्क रूम में, तो प्यूपिल का साइज क्योंकि छोटा है अभी, तो थोड़ी बहुत जो लाइट एंटर करनी चाहिए वो भी नहीं कर रही है अब, इसलिए से एकदम आपको अंधेला दिखने को मिलता है, क्योंकि प्यूपिल का जो साइज है वो बढ़ता घटता रहता है। कमेंट में मुझे वो स्टूडेंट्स बताएंगे जो पुराने बैच वाले हैं, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ रखी है, कि आइरिस किस तरह की मसल होगी, वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री। जल्दी से बताइए। और अब मैं आपसे सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन तो सिर्फ उनके लिए था जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ रखी है मेरे से। दूसरा क्वेश्चन सबके लिए है कि कौन कॉर्निया, आइरिस, तीन ऑप्शन है, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल। चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, तब क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा तो लंबे समय तक याद रहेगा, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये वाइटिश कलर का। ये क्या है? ये आई का लेंस है। और कमेंट में ये बताइए किस तरह का लेंस है, क्योंकि कल हम लोगों ने लेंस पढ़ा था, दो तरह के लेंस मैंने पढ़ाए थे, अवतल और उत्तल, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो किस तरह का लेंस है ये आप बताएंगे। और इस लेंस के ऊपर, इस लेंस का पहले तो फंक्शन समझ लेते हैं कि लेंस का काम क्या होता है। और हाँ, ये जो प्यूपिल है ये एक तरह की इनवॉलेंट्री, फिर आइरिस इनवॉलेंट्री मसल होगी, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, बाइसेप तो आप ऐसे फुला सकते हैं, खुद को कंट्रोल, बाइसेप मसल को कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहेंगे तब वो फूलेगी। लेकिन क्या आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो पतलियाँ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं, वो अपने आप ही फंक्शन करेंगी। अब बात करते हैं लेंस की, कि लेंस का काम क्या होता है। लेंस का काम होता है लाइट रे जो एंटर कर रही है ना, इसको फोकस करना। कहाँ पे? रेटिना में। रेटिना कहाँ पे है? ये जो इस तरह का येलो कलर का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं रेटिना। और रेटिना में ही इमेज बनती है, इसी में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो लेंस का काम आप समझ गए कि लाइट रे को फोकस करना। कैसे लाइट रे को फोकस करती है? जैसे कि यहाँ पे मैं इसका यूज़ करता हूँ, यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, थोड़ा बहुत तो कॉर्निया में ही रिफ्रैक्शन हो चुका होगा और बाकी का रिफ्रैक्शन इस तरह से होके यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो लेंस कर क्या रहा है? लेंस रेज को जो आ रही है उसको फोकस करने का काम कर रहा है रेटिना पे, जिससे कि इमेज बन पा रही है। सिर्फ इमेज बनी है, अभी हमने चीज़ों को देखा नहीं है अभी तक। लेंस समझ गए आप कि लाइट रे को फोकस करता है किस पे? रेटिना पे। और रेटिना की बात करें तो स्पॉट वेयर द इमेज इज फॉर्म, स्पॉट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड। अब एक ब्लाइंड स्पॉट भी नाम सुनोगे आप कहीं कहीं पे, कि आई में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है और उस ब्लाइंड स्पॉट में कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहां पे ऑप्टिक नर्व्स, अब ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पे? वाइट ले लें, ठीक है। ये जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये चीज़, ये हैं ऑप्टिक नर्व्स। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको हिंदी में बोलेंगे ऑप्टिक तंत्रिकाएं। ये हैं ऑप्टिक तंत्रिकाएं। और ये जो तंत्रिकाएं जहाँ पे इससे रेटिना से मिलती हैं, वहाँ पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स, वेयर ऑप्टिक नर्व्स मीट रेटिना। ठीक। अब ये जो रेटिना है ना, एक और फंक्शन परफॉर्म करता है। ये करता है कि ऑप्टिकल एनर्जी का कन्वर्जन तो हम देखे ही थे पहले, कि एनर्जी जो है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इसको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्टिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ऑप्टिकल एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी एक तरह से, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना रेटिना, तो ये ऑप्टिक नर्व्स बैठी हुई हैं। किस लिए? कि तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करो और हम सीधा, ये ब्रेन से कनेक्टेड हैं। ये जो है ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड हैं, और इट इज एक्चुअली द ब्रेन विच सीज द ऑब्जेक्ट्स, नॉट द आई। और ये सिग्नल्स पहुंचाने का काम होता है ऑप्टिक नर्व्स का। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व्स भी आप समझिए, ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी इमेज पिक्चर क्लिक हुई है रेटिना पे, उसको ट्रांसफर करेंगे ब्रेन को, और ब्रेन देख के जो है दिल की धड़कनें बढ़ा देगा, है कि नहीं? या फिर दिल की धड़कनें मतलब डर के मारे। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो लेंस आप समझ गए, कॉर्निया, पिपल सब कुछ समझ गए, लेकिन एक चीज अभी छूट रही है, एंड दैट इज ये जो यहां पे आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं सीलियरी मसल्स, यानी कि सीलियरी मांसपेशियां, सीलियरी मसल्स। ये जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैं व्हाइट से ड्रॉ करता हूं दोनों, ये जो लेंस से कनेक्टेड है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सीलियरी मसल। इनका वैसे ही फंक्शन है जैसे आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है, उसके साइज को डायलेट और वो करके, उसी तरह सीलियरी मसल्स लेंस को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि सीलियरी मसल एकदम टाइट हो जाए, खिंच जाए, तो लेंस पतला हो जाएगा। सीलियरी मसल रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है, डीप ब्रीथ ले लें इस तरह से, तो क्या होगा? लेंस इस तरह से मोटा हो जाएगा। इतना भी गोल नहीं होगा, लेकिन हाँ नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। एंड इसी चीज को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज दिस पावर ऑफ एकोमोडेशन? जैसे कि आप में से काफी लोग लेंस का यूज करते होंगे, मतलब कि स्पेक्स लगाते होंगे विद सर्टेन पावर। ठीक, नहीं भी लगाते होंगे तो इतना तो पता होगा वो लगाते किस लिए, सो दैट प्रॉपर दिखे। कुछ लोगों का पास का नहीं दिखता है, कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता है। ज़्यादातर जो अभी आप में से जितने लोग लगा रहे होंगे, ज़्यादातर 99% या 100% सबको दूर का नहीं दिखता होगा, पास का दिखता होगा, है ना? तो ऐसा तो वो ठीक है, जो हमारे पास जो लगा हुआ है लेंस, तो उसका कुछ
वो होता है ना कि पावर होता है कि पावर हमारा ये है, पावर ये है, पावर वो है, ठीक है। वो पावर क्या आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। लेंस का जो पावर फिक्स हो गया सो फिक्स हो गया। लेकिन जो हमारी आई है ना, ये जो आई है आंख, ये बहुत ही एक अच्छा एक बोल सकते हैं कि हमें ऑर्गन मिल रखा है। आई जो है अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेता है। आई का जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये लेंस है, ये भी वही सेम लेंस ही है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, जैसे मैं अभी लैपटॉप पे आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है। अब लैपटॉप तो कितनी डिस्टेंस पे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। और एक मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बहुत दूर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, ठीक है, दूसरी छत पे अपने दोस्त को, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जैसे अभी मोबाइल स्क्रीन में वो देख रहे हैं, ठीक है। और आप फिर उसके बाद जो है छत में जाएंगे और दूसरी छत में जो है अपने दोस्त से बातचीत करेंगे। तो दूसरी छत मतलब हो सकता है वो बहुत दूर हो, बस सिर्फ आप देखने का ही काम कर रहे हैं, तो है तो दूर ना। तो ये होता क्या है कि एक केस में तो पास में है और दूसरी केस में यहाँ पे बहुत दूर में है, ठीक है। और इसको फोकस कर कहाँ पे करना है? फोकस सर रेटिना पे करना है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस फिक्स्ड है सर, इमेज की डिस्टेंस फिक्स्ड है। लेंस फॉर्मूला याद आ रहा है? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस लगा था। इमेज डिस्टेंस फिक्स हो गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसको तो चेंज होना ही पड़ेगा ना। ये फिक्स है और ये चेंज हो रहा है, तो इसको तो चेंज होना ही पड़ेगा। यानी कि जो आपकी फोकल लेंथ है लेंस की, वो चेंज होगी। जब पास में होगा ऑब्जेक्ट तो अलग होगी, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। और यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है यहां से, इस केस में भी इसको रेटिना पे फोकस करवाना है और इस केस में भी इसको रेटिना पे फोकस करवाना है। तो दोनों केसेस में क्या फोकल लेंथ सेम रहेगी? ना, यहां पे अलग रहेगी, यहां पे अलग रहेगी। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरिएट हो रही है, सेम जगह पे इमेज बनानी है, तो फोकल लेंथ चेंज होती है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक। और यहीं पे जो कॉन्सेप्ट आता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये है क्या? तो ये वो एक डिस्टेंस है। जब साउंड पढ़ रहे थे तो एको पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसमें बताया था कि अगर डिस्टिंक्ट एको सुनना है तो जहां से साउंड निकल रही है और जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 17.2 मीटर होनी चाहिए। उसी तरह एक डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि 25 सेंटीमीटर की एटलीस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहते हैं तो आप कितनी भी दूरी का देख सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट, आप तारे तक देख सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। लेकिन अगर क्लियरली देखना है, सबसे नज़दीक में अगर मैं बात करूं, इनफाइनाइट का भी क्लियर दिखेगा। अगर आपकी आंख अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो इनफाइनाइट का भी क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर आपको पास में, अगर मैं बोलूं कि सबसे नज़दीक कितना क्लियर में देख सकता है, 25 सेंटीमीटर, आप बोलेंगे कि क्या मतलब 25 सेंटीमीटर क्या पास लाने में क्या दिखता है? नहीं, क्या बिल्कुल दिखता है। हम तो 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रख के मोबाइल चलाते हैं, इसमें क्या है। लेकिन अगर आप 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रख के कोई भी चीज़ करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट चलाएंगे, फ़ोन चलाएंगे, कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में आपकी आई पे स्ट्रेन पड़ेगा। अगर आपको आई हेल्दी रखनी है, यानी कि आपको क्लियरली देखना है विदाउट गिविंग स्ट्रेन टू योर आई, तो दिस इज 25 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आ रहा तो रट्टा मारो जिंदाबाद की लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, बात खत्म, ठीक। अब यहां पे मैं आपको ये चीज बता रहा था फोकल लेंथ को चेंज करना। तो ये फोकल लेंथ को चेंज करने का काम किसका होगा? सिलियरी मसल्स का होता है फोकल लेंथ को चेंज करने का काम। क्लियर हो गया? तो फोकल लेंथ चेंज करने का काम होता है सिलियरी मसल्स का। अब यहां तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर बढ़ते हैं आई के जो डिफेक्ट्स हैं उनकी तरफ। क्लियर? यहां तक आई होप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम बढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई की, जो हमारी आई में क्या क्या डिफेक्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी हमें दिक्कतें हो जाती हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो हेरिडेटरी होता है, उस पर भी अभी आएंगे।
सर न्यू नाउ स्टार्स आर नॉट बिकॉज ऑफ फॉग। येलो स्पॉट पे परफेक्ट इमेज बनती है, ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती है। श्रेया शर्मा वो रोज ही मिलेगी अभी, ठीक है। अरे ठीक है भाई, अंधेला होता है हमारे कानपुर में, अंधेला नहीं बोलते, अंधेरा ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अंधेला नहीं बोलते हैं हमारे यहाँ। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई पे आते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई पे सबसे पहला हमारा डिफेक्ट है मायोपिया। इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस। इसमें होता क्या है, इसमें पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। इसमें दूर का नहीं दिखता है, मैं सिंपल टर्म्स में लिख देता हूँ, दूर का नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? और खेल लो पबजी, और चला लो मोबाइल रात रात भर, हैं क्या करते रहते हो? तो उसी वजह से होता ही है। अब ये जो सीलेरी मसल्स हैं, इतना तुम मेहनत करते हो रात भर, तो वो सीलेरी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला कि एकदम आप एकदम पास में चीज़ जैसे मोबाइल रख के चलाओगे, ठीक है, तो ये जो सीलेरी मसल्स हैं इनका क्या होगा, इनका थोड़ा सा वीक हो जाएगा, होल्ड छूट जाएगा। जब होल्ड छूट जाएगा तो ये लेंस अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ये रिलैक्स्ड पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर? अब जब तुमने काम किया वो रिलैक्स पोजीशन पे आ गया, तो पता है हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि ये जो लेंस मोटा हो गया ना, ये मान लेते हैं एक पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, देन एक डिफेक्ट वाला मायोपिया वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये लेंस मोटा हो गया, ये पहले क्या कर रहा था, लेंस क्लियरली एकदम रेटिना पे इमेज बना रहा था, रेटिना पे बन रही थी। अभी क्या, ये जब मोटा हो गया ना, तो जब मोटा हो जाता है लेंस तो उसका पावर बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है, यानी कि उसका फोकल लेंथ कम और पावर बढ़ जाता है। क्योंकि कल देखे थे पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जल्दी से बताओ पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी इसकी और पावर बढ़ जाएगी, शक्तियां बढ़ जाएंगी। जब इसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी तो तुरंत ही इसको जो है क्या करेगा, ये लेंस कन्वर्ज करवा देगा, रेटिना तक पहुंचने ही नहीं देगा। शक्ति बढ़ गई ना भाई की, इसलिए क्या करेगा, जल्दी तुरंत यहीं पे उसके पहले ही बना देगा इमेज को। तो इसको बोलते हैं मायोपिया। तो यानी अगर मायोपिक आई है आपकी तो ये वाला डायग्राम बनेगा, यानी कि रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी। सही कैसे होगा? सही कैसे होगा? अब मुझे बताओ, इसकी पावर बढ़ाएं कि घटाएं? अगर सही करना है इस सिचुएशन को, इसकी पावर बढ़ा दें कि घटा दें? पावर बढ़ा दें कि घटा दें? पावर पहले से बढ़ गई तभी तो पहले बन रही है, घटा दो। कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, पूछे भी थे तुमसे, तो उत्तर क्या होगा? ये कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस है। ये समझ में आ रहा है ना कि कल पढ़ाया था कि जो बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, जो बीच में पतला और किनारों में मोटा उसको कॉनकेव बोलते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर या फिर फोकल लेंथ कुछ भी बोलो, सब पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव वाला कोई लगा दो। नेगेटिव किसका होता है? कॉनकेव का होता है। कॉन्वेक्स तो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस लगा दो, यानी कि इसका उल्टा लगा दो। तो होगा क्या, कुछ इस तरह से। अब जब इमेज आएगी ना, तो पहले उसको कॉनकेव से गुजरना पड़ेगा, जो तुमने यहाँ पे स्पेक्स लगा रखे हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा बुद्धू बनाएगा, बोलेगा भाई भाई देखो ये थोड़ा लाइट डाइवर्ज होके आ रही है। तो बोलेगा अच्छा हमारे पास बहुत पावर है, लाने तो दो जरा इधर पे। तो जब ये लाइट इसके पास आएगी ना कॉनकेव लेंस से गुजरने के बाद, तो वो थोड़ा डाइवर्ज फॉर्म में मिलेगी। जैसे कि मान लो कि हमने बीच में मतलब पहले कॉनकेव लगा दिया, तो क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, इसको थोड़ा सा क्या करेगा, नॉर्मल से डाइवर्ज कर देगा। और ये क्या करेगा, बोलेगा कोई बात नहीं भाई मेरे पास बहुत पावर है। अब ये जो है रेटिना पे बनेगी क्लियरली, अब ये रेटिना पे बनेगी, रेटिना पे बन गई। और वो डिपेंड करेगा, यानी कि तभी अगर आपको दूर का नहीं दिखता है तो नेगेटिव पावर का लेंस लगा होगा, बिकॉज इट इज अ कॉनकेव लेंस। पावर कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका लेंस कितना मोटा है। ज़्यादा मोटा है तो फिर ज़्यादा पावर का कॉनकेव लगाना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। और आप में से बहुत लोगों ने खेल खेला होगा, अब सही दिख रहा है कि पहले सही दिख रहा था, पहले सही दिख रहा था कि अब सही दिख रहा है। ये खेल कितने लोगों ने खेला है? हाँ, तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कितने में आपका काम कर जाएगा, कि भैया कितना आपका लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका आई का लेंस जो एक्चुअल में है, वो अगर बहुत थिकन हो गया है, बहुत ज़्यादा रात में मेहनत करते वक्त, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसके लिए फिर कॉनकेव अच्छा खासा चाहिए होगा, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। आई होप समझ गए होंगे आप। इसी का
एकदम उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं, और देखिए इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी पास का दिख रहा है। कंफ्यूज मत होना, नियर साइटेड मतलब कि भाई नियर साइटेडनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, लेकिन ऐसे मत समझना निकट का दृष्टि है, मतलब निकट का दोष है, निकट का दोष नहीं, निकट की दृष्टि है, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, ठीक है। अब आते हैं दूर का दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, दूर का जो है दृष्टि दोष, इसको हिंदी में बोलते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस। तो नॉर्मल आई हमारी, ठीक है, नॉर्मल अब ड्रॉ नहीं करते, नॉर्मल आप समझ गए, ठीक है। अब ये मान लेते हैं, अब ये होता क्या हाइपरमेट्रोपिया, उसका उल्टा, उसका उल्टा, हाइपरमेट्रोपिया का उल्टा। अब यहाँ पे क्या था, लेंस रिलैक्स हो गया था, नहीं पावर बढ़ गई थी। यहाँ पे क्या है, सिलरी मसल्स थोड़ी सी अकड़ गई हैं, टाइट कर दिया उसको, किसको, लेंस को थोड़ा खींच दिया। कब होता है ये, जब हम लोग की एज ज़्यादा हो जाती है। तभी आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लोग 40+ होते हैं उनको पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। इसमें पास का नहीं दिखता है, आप लोगों को दूर का नहीं दिखता होगा, क्योंकि अभी लोग आप लोग जैसे आपका जो लेंस है वो थिकन हो गया, बिकॉज आपने रिलैक्स कर दिया, पास का नहीं दिखता, ठीक है। यूजुअली 40+ में ही होता है। तो इसमें होता क्या है कि लेंस जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला हो गया, यानी कि पावर इसकी वीकेन हो गई है। पावर वीकेन हो गई है तो क्या है कि ये जो अभी रे ऑफ लाइट आ रही है ना तो रे ऑफ लाइट आ रही है ना इस तरह से, इस तरह से, तो ये इसको दूर पे फोकस कर रहा है। रेटिना इधर होगा तो ये उधर पे जाके फोकस कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी शक्तियाँ बढ़ानी पड़ेंगी। इसको अपनी शक्तियों का अंदाजा इसने खो दिया है, तो इसको शक्तियाँ बढ़ानी पड़ेंगी, यानी इसका एक जुड़वा भाई लगाना पड़ेगा। ये बोलेगा कोई नहीं भाई, मैं भी तो यार मदद कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा तू मदद, थोड़ा तू कर और थोड़ा मैं करता हूँ। तो इस तरह से क्या करेगा, पहले थोड़ा सा कि जो आपने आगे पहले लगा रखा है अपने स्पेक्स में, थोड़ा सा ये खुद कन्वर्ज करेगा, ठीक है, इस तरह से। और बाकी काम ये भाई साहब कर देंगे, इधर पे इस तरह से इमेज बना देंगे, रेटिना पे बन गई इमेज, ठीक है। तो यानी कि जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो सही करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होता है। और इसका मैं डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ध्यान रखना, इस तरह का पूछा जा सकता है सर कि मायोपिया के केस में पहले इमेज बनती है, पहले रेटिना से पहले, और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद। लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को, ऐसे नोट्स में मिलेगा, रेटिना के बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करोगे जो कि पावर इसकी क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो जो लोग मतलब अगर पॉजिटिव में है लेंस की पावर, तो उसका मतलब है उनको हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है। दोनों मिला दें, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, कैसा लगेगा, मजा आ जाएगा कि नहीं एकदम। प्रेस बायोपिया है वो, कैसे, इसमें यूजुअली ये होता है कि जब लेंस जो है, लेंस हार्डन हो जाता है विद एज। अभी क्या था 40+, अब और एज कर दो 60+ या फिर 55+। इस केस में क्या होता है कि दोनों नहीं दिखता है, दूर का भी और पास का भी, दोनों दिक्कत होती है। तो तुम लोगों ने देखा होगा अपने घर में, हो सकता है फिर किसी और के में देखा हो, लेंस होते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कुछ होता है और इस तरह से होता है, जो आप लोग यूज़ करते होगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, नॉर्मल होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जिसके में इस तरह से समझ जाओ उसको प्रेस बायोपिया, और ये हमें बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है जिनको दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। तो ये नीचे वाला जो होता है ना, नीचे 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 नीचे, वो पास का देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और ये जो ये होता है इसको दूर का देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव। तो प्रेस बायोपिया होता क्यों है, क्योंकि लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो चुका है, क्योंकि वो हार्डन हो चुका है, टफ हो चुका है, तो इसलिए उसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर दिया है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है प्रेस बायोपिया के केस में कि कॉनकेव भी यूज करना पड़ता है और कॉन्वेक्स भी यूज करना पड़ता है, यानी कि बाई फोकल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, बाई फोकल लेंस यूज करना पड़ता है। अब आते हैं ग्लोकोमा ट्रैकोमा। अभी तक जो देख रहे थे डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट क्यों हुए, क्योंकि आपने आई का अपना कुछ ध्यान नहीं रखा, या फिर एजिंग की वजह से वो काम हो गया। जैसे प्रेस बायोपिया एजिंग की वजह से होता है, धीरे धीरे एज बढ़ने की वजह से। ग्लोकोमा और ट्रैकोमा जो होते हैं ये कुछ और कारण की वजह से होते हैं। ये होते हैं कि अगर आपकी आई का प्रेशर बढ़ जाए, आई का प्रेशर बढ़ जाए, मतलब आई का एक नॉर्मल प्रेशर होता है, वो नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करने का काम ये एक्वस ह्यूमर और ये जो बीच में भरा हुआ है फ्लूइड, इसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। ये करते हैं विट्रियस, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। सोचो अगर आई का प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा, बहुत खराब चीज़ हो जाएगी। खराब चीज़ ये होगी कि ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, प्रेशर मतलब कि प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, होता क्या ना, यहाँ पे मैं बायोलॉजी पूरा नहीं जा रहा हूँ,
यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भरा होता है और यहाँ पे एक मतलब ऐसे छेद से होते हैं, उससे पूरा मतलब पानी मतलब बाहर मतलब जो फ्लूइड भरा होता है वो अंदर बाहर होता रहता है, तो जिससे की वजह से वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं होगा, ये सब यहाँ पे वो नहीं होगा, तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई होगा ऑप्टिक नर्व्स पे, और ये ऑप्टिक नर्व्स हो जाएंगे डैमेज। और अगर ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो गई ना, तो ब्रेन तक सिग्नल पहुँचेगा नहीं, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा नहीं। और अगर ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा तो आपकी पिक्चर तो क्लिक हो रही है लेकिन पिक्चर ब्रेन तक नहीं जा रही है। और ये डिजीज, लेट मी टेल यू, इनक्योरेबल है आज तक, प्रेजेंट टाइम तक, अभी जब मैं ये आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो जिन लोगों को ग्लोकोमा ट्रैकोमा हो गया, जितनी आपकी चली गई आँख की रोशनी, वो चली गई, वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। पूरी चली गई तो पूरी चली गई, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जैसे इसमें अगर ठीक करना होता तब तो काफ़ी टेक्निक आ गई कि यहाँ पे छेद किया जाएगा। जैसे कि ये जो है ना, यहाँ पे आइरिस में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये आइरिस है ना, तो इसमें छेद किया जाएगा। छेद से क्या होता है कि पानी फिर बाहर निकलने लगता है। लेकिन जितना लॉस हो गया लॉस हो गया। यूजुअली जो ग्लोकोमा होता है ये हेरिडिटरी होता है, यानी कि चांसेस हैं कि अगर ये हुआ है तो मतलब कि हिस्ट्री है कोई आपके फादर मदर या फिर उनकी फैमिली में, तो ये हेरिडिटरी होता है, ठीक है। और ये जो ट्रैकोमा होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इसमें होता क्या है ना, अब मुझे इतना डीप में इसलिए पता है इसके बारे में बिकॉज ये मुझे इसका अटैक पड़ा था और वो भी कब पिछले साल ही हुआ था आई थिंक, ठीक है। पिछले साल कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ रहती थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता था कि कुछ टाइम से मतलब ऐसा होने लगा कि एकदम आंखों के सामने, जैसे नहीं सर्दियों के टाइम पे जो कोहरा दिखता है वैसा। और इसमें होता ही है, अगर किसी को पता हो इसके बारे में, कि जैसे आप बल्ब को देखते हो तो बल्ब के अराउंड पूरा रेनबो बन जाता है, बल्ब के अराउंड पूरा रेनबो बन जाता है, ठीक है। तो मुझे तो मतलब थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स कैसे होते हैं तो वो मुझे नहीं पता था। तो जैसे कि मुझे मतलब आई थिंक एक आई में प्रॉब्लम था, राइट आई में, ठीक है। तो मतलब काफ़ी जगह दिखाया तो सीधे तो उन्होंने मतलब डॉक्टर्स ने ही बोला कि ये मतलब कुछ ना कुछ फैमिली हिस्ट्री है और धीरे धीरे आपकी अब जो विजन है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा, इसका कोई चांस नहीं है, धीरे 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 करके, क्योंकि आई केस में। और एक टोनोमेट्री करके होती है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये तो सीजीएल में से पूछा गया था और ये भी सीजीएल में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो किससे हम जो है आई के प्रेशर को मापते हैं, तो उसको टोनोमेट्री बोलते हैं। ये पहले होता था, अभी भी कहीं कहीं पे होता है, लेकिन अब तो एडवांस टेक्निक आ गई कि जैसे आप नहीं, जैसे कि जब आई टेस्ट होता है तो आप अपना जो चिन्ह होता है, चिन्ह, ठीक है, जो ठोड़ी होती है उसको आप रखते हो और उसके से आई का पावर मेजर हो जाता है। तो वैसे ही अब आ गए हैं कि जैसे वो एक मतलब अजीब सा हवा सी आती है उसमें बहुत जोर की खट्ट से, और उससे आपका आई का प्रेशर हो जाता है। लेकिन टोनोमेट्री में क्या होता है, ये मैंने टोनोमेट्री भी करा रखी है कि मतलब एक पता नहीं कुछ बहुत ही हल्का सा वेट जो है टांगा जाता है आपकी आई में, वो आपको बहुत ही ज़्यादा फील नहीं होता है, और उससे पता चलता है कि आपकी आई का जो एक्चुअली प्रेशर कितना है। तो वो मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ था वो, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर से बोला कि अब ये जो आपका आई विजन मतलब कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। अब सोचो कि एक तरह का विसियस साइकिल ये बन गया था कि मतलब मुझे पता नहीं था कि किसकी वजह से है, तो स्ट्रेस की वजह से था। अब इस चीज़ का अलग से स्ट्रेस हो गया कि अब मैं पूरे तरह से ब्लाइंड हो जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से था, लेकिन फिर एक मतलब काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, कानपुर में ही है, रोहतगी करके उसका नाम है। तो वहाँ पे के जब मैं डॉक्टर्स से मिला, मतलब एक डॉक्टर ने तो बोला नहीं हाँ ये ग्लोकोमा है और ये नहीं, फिर मैं मतलब फिर काफ़ी वो एक रेटिनोपैथी भी होती है, उसमें जब करवाया तो तब पता चला कि मतलब एज सच कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है कि वो स्ट्रेस की वजह से, माइग्रेन की वजह से है। तो उन्होंने बोला रिलैक्स कराइए थोड़े दिन, और वो धीरे धीरे वो सही हो गया, ठीक है। लेकिन वो मतलब एक था कि एक तरह से अटैक बोल सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से प्रेशर बढ़ गया था आई में। लेकिन यूजुअली जो ग्लोकोमा होता है वो हेरिडिटरी होता है, ठीक है। और ट्रैकोमा जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ जाए वो, और अगर प्रेशर कम भी हो जाए वो भी दिक्कत है, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बता देंगे। और हाँ, अभी आप में से कोई पूछ रहा था ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस ये भी आपकी हेरिडिटरी होती है, ठीक है। और ये मतलब काफ़ी अभिशाप होता है एक तरह से जो गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट्स देखते हैं और जो मतलब डिफेंस वगैरह में जाना चाहते हैं, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस वो होता है जहाँ पे आप कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। जैसे कि हो ना, आप एक बुक होती है तो उसमें डिफरेंट सारे कलर्स होते हैं और उसमें कोई नंबर लिखा होगा जैसे 28, तो अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप नहीं पहचान पाएंगे वो नंबर को। तो कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि एक्चुअल में जो रेटिना होता है, रेटिना वो दो तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है। एक तो होती हैं रॉड सेल्स और एक होती हैं कोन सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो कोन सेल्स जो होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कलर वगैरह हम पहचान पाते हैं। तो कोन सेल्स जो हैं वो नहीं होती हैं, क्योंकि वो जो जीन है जो कोन सेल प्रोवाइड मतलब कोन सेल रखता है वो नहीं पास हो पाता है, बिकॉज आपके फादर या मदर के पास भी नहीं था इसलिए,
तो कोन सेल ना होने की वजह से ये चीज़ होती है कि आप कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? सर स्ट्रेस है तो एरिया इंटू कर दो। अब कैसे ठीक हुआ ये सब सर? जब ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ ना कि किसकी वजह से हो रहा है, तो थोड़े टाइम तक रिलैक्स थोड़ा किया। ठीक है, क्या हो गया भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या हो गया? अभी आपका एक अभी तो सही है, वो उसी टाइम हुआ था। ठीक है, जब से उस चीज़ का पता चला ना तब से एकदम बिंदास। रिफ्रैक्शन पे आते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन पढ़ेंगे आप यहाँ पे। और अब जो है चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो लेट मी टेल यू कि अपनी कुर्सियों की पेटियाँ जो है आराम से खोल के बैठो, क्यों इतना स्ट्रेस लेना। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, वो सारी वजह नहीं थी। ठीक है, चलो। हाँ, तो धन्यवाद आप लोगों की उसके लिए। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन पे आते हैं अभी। प्रिज्म, तो प्रिज्म तो सभी ने देखा होगा ना? प्रिज्म नहीं देखा तो ये देख लो, ये ठीक है प्रिज्म, ये होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? जब हम प्रिज्म से, न्यूटन जी ने एक्सपेरिमेंट किया ही है। ठीक है, पहले तो उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब हम प्रिज्म से लाइट पास करवा रहे हैं तो उसमें डेविएशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि मान लो ये मैंने लाइट पास करवाई है। ठीक है, अब इसमें मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं। मतलब इतना लोड मत लेना कि नॉर्मल कैसे, ये सब कुछ नहीं होता, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस थोड़ा समझ लो इसे। ठीक है, तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलरली बनेगा। अब मुझे बताओ, अब ये जो रे ऑफ लाइट है टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर सीधे निकल जाएगी? बताइए जल्दी से, कैसे जाएगी अभी? सीधा, टूवर्ड्स, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो जाना तो चाहिए इसको ऐसे। ठीक है, उसको मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन बिकॉज ये रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम से, भाई ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का हमने देखा था ना, ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक एयर से। तो इस वजह से ये जो रे ऑफ लाइट है ये कुछ बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी बेंडिंग होगी। ठीक है, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नॉर्मल से पास होके जाएगी। अब ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम। अब यहाँ पे मैं फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। नॉर्मल कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, और अब ये किस तरह से रे ऑफ लाइट निकलेगी? अब ये रे ऑफ लाइट निकलेगी कुछ इस तरह से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल से रूट के निकलेगी, उससे दूर निकलेगी। तो यानी कि रे ऑफ लाइट एक्चुअल में ऐसे निकलनी चाहिए थी, या फिर रे ऑफ लाइट अगर मान लो कि ठीक है ऐसे निकलनी चाहिए था, तो ये एक तरह का डेविएशन हो गया। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब है कि अपने पाथ से, अपने रास्ते से कितना भटक गई। अब यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, एंड दैट इज वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य का कॉन्सेप्ट। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, जिसकी जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगी जिस भी लाइट की, उसका डेविएशन उतना ही कम होगा। यानी कि कई लोग होते हैं थोड़ा सा किसी को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी को देख के या फिर कुछ देख के, है ना। कुछ लोगों का बहुत जल्दी वो हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। तो यानी आपकी वेवलेंथ कम है फिर, अगर डेविएशन ज़्यादा हो रहा है तो। और जो सख्त होते हैं है ना, सख्त लौंडा, तो जो सख्त लौंडे होते हैं उनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वो डेविएशन जल्दी फल्दी करते नहीं हैं। अब न्यूटन जी ने ये किया कि एक वाइट लाइट को पास करवाया प्रिज्म से। वो चौंक गए कि वाइट लाइट को पास करवाया और यहाँ पे 7 रंग मिल गए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। उन्होंने जानना चाहा ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उन्हें पता चला कि जो वाइट लाइट है इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। 7 डिफरेंट कलर्स, यानी कि इसमें 7 डिफरेंट तरह के रंग भरे हुए हैं। अब क्योंकि ये जो रंग हैं, ये जो लाइटें हैं 7 डिफरेंट तरह की, इनकी वेवलेंथ अलग है। अब क्योंकि वेवलेंथ अलग है, तरंग दैर्ध्य अलग है, तो डेविएशन भी अलग होगा। जिसका कम है वेवलेंथ उसका डेविएशन ज़्यादा होगा, और जिसका ज़्यादा है उसका कम होगा। यानी कि ये देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, किस
कलर की लाइट का डेविएशन कम हुआ है, किसका ज्यादा हुआ, और किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा और किसका वेवलेंथ कम होगा, जल्दी से बताइए। तो यहां पे हमें साफ समझने में मिल रहा है कि ये थी है, ठीक है, और ये रेड लाइट का थोड़ा सा डेविएशन हुआ है, ऑरेंज का और ज्यादा हुआ है, येलो का और ज्यादा हुआ है, इस तरह से जानी चाहिए थी, ग्रीन का और ज्यादा हुआ है, ठीक है, ब्लू का और ज्यादा, इंडिगो का और ज्यादा, वॉयलेट का सबसे ज्यादा। जिसका डेविएशन ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, और जिसका ज्यादा वेवलेंथ कम, मतलब जिसका डेविएशन कम उसका वेवलेंथ ज्यादा। तो यहां से मैं ये देख के बोल सकता हूं कि सिंपल ये जो है डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ यानी कि घटती हुई तरंग दैर्ध्य। यहां पे भी आप देख सकते हैं एक्चुअल फिगर में कि किस तरह से ये होता है प्रिज्म के द्वारा, ठीक है, किस तरह से प्रिज्म के द्वारा होता है कि ये रे ऑफ लाइट आई, वाइट लाइट थी, और ये जो है 7 डिफरेंट कलर्स में बट गई। अब पता है बटी भी क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड डिफरेंट थी, स्पीड डिफरेंट हो गई यहाँ पे अंदर, स्पीड डिफरेंट हो गई। आपको याद आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं इस प्रिज्म के कंपैरिजन करूं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा या फिर वैक्यूम, क्योंकि अब यहाँ पे एयर में हम करवा रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, और स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, इस केस में इन प्रिज्म। तो सर मुझे ये बताइए कि स्पीड सबसे कम किसकी होगी, स्पीड सबसे कम होगी, स्पीड अगर मैं बात करूं सबसे कम, सबसे पहले ज़्यादा बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है, स्पीड सबसे ज़्यादा ये किसकी होगी, रेड की होगी, लाल की। और स्पीड सबसे अगर मैं कम बात कर लूं तो किसकी होगी, वो होगी वॉयलेट की, जो सबसे नीचे थी, जिसका वेवलेंथ कम था, तरंगदैर्ध्य कम था, ठीक। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ रेड लाइट इन प्रिज्म ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताइए जल्दी से। तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो स्पीड ऑफ रेड लाइट इन प्रिज्म ज़्यादा होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कम होगा, एंड उल्टा होगा वॉयलेट के लिए, बिकॉज उसकी वॉयलेट की स्पीड कम है प्रिज्म में से, तो इसलिए वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, वॉयलेट के रिस्पेक्ट में इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। क्लियर। अब ये जो ये इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पे व्हाइट लाइट अपने 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटती है, बिखरती है। हिंदी में बोलते हैं प्रसारण या फिर परिक्षेपण, प्रसार हो रहा है, फैल रही है लाइट। ये अब हम देखेंगे जितना आगे आने वाली चीज़ें हैं, सब एटमॉस्फेयर जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम एक्टिविटीज़ देखते हैं वो देखने वाले हैं। अब इसमें मज़ा आने वाला है। डिस्पर्जन, अब देखिए यहाँ पे डिस्पर्जन होता है, रेनबो जब बनता है ना, रेनबो मतलब इंद्रधनुष, तो उसमें क्या होता है इंद्रधनुष में, यही तो हमें देखने को मिलता है 7 डिफरेंट कलर्स। को कहाँ से आए, क्योंकि जो हमारे सूरज जी हैं, सन है, वो वाइट लाइट फेंक के मारते हैं, लाल और ये सब पीली कुछ नहीं, लाल पीला कुछ नहीं, वो वाइट लाइट देते हैं। वो तो क्यों लाल पीला होता है हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो जैसे इन्होंने लाइट दी, वाइट लाइट। बारिश के समय में क्या होता है कि बारिश के समय में कुछ ड्रॉपलेट ऐसी होती हैं पानी की जो नीचे भी नहीं गिरती हैं भाई, नीचे क्योंकि अगर मोटी होंगी ज़्यादा कि नीचे गिर गई, कुछ सस्पेंड हो गए वहीं एटमॉस्फेयर में लटक जाती हैं एक तरह से। तो उनमें क्या होता है कि ये जो सन लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट आई वो एंटर करती है, यहाँ पे उसका होगा रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, यहाँ पे होगा उसका परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे फिर निकलेगी और फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ हमें मिल जाते हैं ऑफ वाइट लाइट। ये तभी होता है जब सस्पेंडेड होंगे और यहाँ पे सनलाइट भी होगी। और हमेशा रेनबो जो होता है वो सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। क्यों भैया, जैसे सन यहाँ पे है तो यहाँ पे लाइट जब फेंक के मारेगा तभी तो उसके ऑपोजिट साइड में बनेगा। तो ध्यान रखना, रेनबो हमेशा सन की ऑपोजिट साइड में बनता है। अगर सन इधर है, ठीक है, मान लो कि अर्थ है, सन इधर पे है, ठीक है, सन इधर पे है, तो जब यहाँ पे क्लियरली इस तरह से मारेगा, यहाँ पे जो ड्रॉपलेट होंगी, तो इस वजह से यहाँ पे हमें रेनबो उसके ऑपोजिट साइड में देखने को मिलेगा। रेनबो क्यों फॉर्म हुआ समझ गए आप, रेनबो फॉर्म हुआ एक तरह से यहाँ पे व्हाइट लाइट का हुआ डिस्पर्जन, व्हाइट लाइट का हुआ डिस्पर्जन। एक बार इसने CDS में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि रेनबो का मतलब एक जो ड्रॉपलेट होता है उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन। तो 2 बार रिफ्रैक्शन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। सर ये तो फिर डिस्पर्जन क्या हुआ, डिस्पर्जन पूरा फिनोमिना है जहां पे व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट रंगों में बट गई, वो एक पूरा फिनोमिना है। क्लियर।
अब ये बीच में जो डायग्राम बना हुआ ये क्या है, तो ध्यान रखना जब ये हमारी सनलाइट आती है ना तो इसमें विजिबल लाइट भी होती है, वाइट लाइट, इंफ्रारेड रेज भी होती है, माइक्रोवेव्स भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट, ये सब होता है। यानी कि इसको सबको पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, विजिबल लाइट तो हम पढ़ लिए। विजिबल लाइट में हमने ये पढ़ा कि विजिबल लाइट 7 डिफरेंट रंगों की बनी होती है, जिसमें कि जो रेड होती है, लाल, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो सबसे हाईएस्ट है, वेवलेंथ हाईएस्ट है, और ये घटता हुए ऑर्डर में लगे हुआ है, जिसको कि हम विबग्योर करके भी याद कर सकते हैं, विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर करके याद कर सकते हैं, नीचे से ऊपर विबग्योर हो जाएगा आपका, ठीक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आते हैं। इसमें यह क्वेश्चन बनता है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इसके ऑर्डर में लगा दो। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि एक अमीर आदमी था, रिच मैन था, विक्टोरिया में रहता था, रिच मैन इन विक्टोरिया, और वो क्या कर रहा था, वो यूज कर रहा था एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स छोड़ दो, ठीक है। आर से हो जाएगा यहाँ पे रेडियो वेव्स, जो क्वेश्चन बनता है वो इससे सॉल्व हो जाएगा, मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बस याद कर लेना, रेडियो वेव्स। एम से हो जाएगा हमारा माइक्रोवेव्स, मतलब जो हमारी एक तरह से सनलाइट आती है उसमें ये डिफरेंट तरह की वेव्स होती हैं, जैसे समझ लो। आई से हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड रेस। वी से विजिबल स्पेक्ट्रम, अभी हमने देखा उसको, विजिबल। यू से अल्ट्रावायलेट, जिससे हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जल्दी से बताएंगे, और ओजोन डे कब हम मनाते हैं। और एक्स से एक्स रे, एंड जी से गामा रेज। जब हम रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन में लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, तरंग दैर्ध्य कम होगी। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी उल्टा होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ेगी। इसकी एसआई यूनिट बताइए। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक साथ मैच करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है E = hν, या फिर HF लिख लो तुम, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो E = HF, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, तो एनर्जी भी, ऊर्जा भी बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? ठीक। और ये बताएंगे आप कि हम लोग स्काई रे ऑब्जर्वेटरी का इंडिया मेंबर बन चुका है, मैंने बताया था करंट अफेयर्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्काई रे ऑब्जर्वेटरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी हर्ट्स, ठीक। और जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में होती है। डॉप्सन यूनिट उसकी थिकनेस को मेजर करते हैं, और वो भी ज्योग्राफी तो पढ़ा नहीं, इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे? स्काई रे ऑब्जर्वेटरी का हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में, और 1250 करोड़ रुपए देके इंडिया भी उसका एक मेंबर बन गया है, जहाँ पे हम दूर की चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे उस ऑब्जर्वेटरी से, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में अपवर्तन। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं कि वायुमंडल में कहाँ कहाँ पे अपवर्तन तुम्हें देखने को मिलेगा। इंग्लैंड सबका सही है, शिवम, ट्रेविस, अंजलि, सीमा पटेल सबका सही है। चलो तो अभी रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, अपवर्तन वायुमंडल में किस तरह से अपवर्तन होता है। तो सबसे पहला हमारा इसका एग्जाम्पल रहने वाला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों तारे टिमटिमाते हैं? क्यों हवा चलती है? क्यों उड़ती है? ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। स्टार्स ट्विंकल करते हैं? देखते ही नहीं सर, फ़ोन में ही लगे रहते हैं रात भर, कहाँ देखने का टाइम मिलता है, हैं? हम तो किसी और तारे को निहार रहे होते हैं। खैर देखना कभी, अभी तो जैसे सर्दियों में ढंग से दिखते नहीं, गर्मियों में तो ढंग से दिखते हैं। तो स्टार्स जो है आपको ट्विंकल ट्विंकल करते नजर आएंगे। उसके पीछे का कारण रिफ्रैक्शन है। कैसे? रिफ्रैक्शन क्या करता है, जब ये हमारा सन है, सॉरी ये हमारा क्या है, स्टार है। सन भी वैसे हमारा एक टाइप ऑफ स्टार ही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ से लाइट रे चलती है तो अर्थ के अराउंड, हमें पता है एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ के ऊपर रहते हैं, इतना तो सबको पता होगा ना। ऐसा तो नहीं अर्थ के अंदर वाले भी अभी कोई है यहाँ पे, ठीक है। जो बचपन का जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करिए, ठीक है। अर्थ के आप अंदर नहीं रहते हैं, अर्थ की सरफेस पे रहते हैं। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट तरह की गैसेज हैं, और वो डिफरेंट तरह की गैसेज का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डिफरेंट तरह का, अपवर्तनांक होगा। तो जब ये रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पे, तो क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि जैसे मान लो कि पानी में सिक्का पड़ा होता तो उठा हुआ प्रतीत होता है। मछुआरे जो है क्लियरली मछली को मार लेते हैं, लेकिन तुम अगर जाओगे ना नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुमने फिजिक्स ढंग से पढ़ी नहीं है, क्यों, और उन्होंने पढ़ी है ढंग से, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्चुअल में जो फिश यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ पे नहीं है, वो नीचे है, क्योंकि उसकी एक्चुअल पोजीशन चेंज हो गई है, एपरेंट पोजीशन दिख रही है हमें। रिफ्रैक्शन में यही होता है कि पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जितने भी फिनोमिना, अभी हम लोग बहुत सारे फिनोमिना पढ़ेंगे, तुम्हें कंफ्यूजन होगा ये किसके से होता है, वो किसके से होता है। तो सिंपल याद रखना, जहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है, एपरेंट पोजीशन, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो होता क्या, यहाँ पे है ना एक्चुअल स्टार, तो ऐसे रे ऑफ लाइट आती है, ऐसे रे ऑफ लाइट आती है कि हमें लगता है कि वो स्टार यहाँ पे है, यानी कि एक्चुअली जहाँ पे स्टार है वहाँ पे नहीं दिख रहा। बात आती है ट्विंकल क्यों करता है, ब्लिंक क्यों करता है। तो ब्लिंक इसलिए करता है बिकॉज हमारा अर्थ कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रहा है और हमारे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फियर है वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ऐसे स्टैटिक तो है नहीं, रुक तो गया नहीं है, वो चेंज हो रहा है, गैसेस का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। नॉट कॉम्पोजिशन बोलेंगे, लेकिन हाँ एट अ सर्टेन प्लेस उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, एकदम स्टैटिक तो है नहीं ना एटमॉस्फियर। तो क्योंकि वो चेंज हो रहा है तो इस वजह से वो कभी कम लाइट आएगी, कभी ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, इसलिए वो ट्विंकल करते हैं। दूसरा हमारा फिनोमेना जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, दैट इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आप कभी गर्मियों में ऊपर जाइए, फिर सर्दियों में भी, गर्मियों में क्लियरली दिखता है कि भाई सुबह 5:45 के टाइम पे, ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमें सूरज धीरे 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 में ऊपर, मतलब पहले तो ऐसा लगता है रोशनी सी दिख रही है, थोड़ी सी हल्की सी रोशनी दिख रही है, हल्की सी रोशनी दिख रही है, और धीरे धीरे सन भी दिख जाता है। तो आप समझ जाइए कि जो अभी सन हमें एकदम से दिखा वो एक्चुअल में अभी है ही नहीं, वो एक नकली है सन है, तो असली सन है लेकिन उसका पोजीशन अब चेंज है। वो एक्चुअल में सन अभी राइज हुआ नहीं है, सन यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से रे ऑफ लाइट एंटर करी हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो रिफ्रैक्शन की वजह से उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, ऊपर हमें दिखाई दे रहा उठा हुआ। तो एक्चुअल में सन अभी यहाँ पे है, रियल पोजीशन उसकी वहाँ पे, लेकिन दिख यहाँ पे रहा है 2 मिनट पहले। इसको बोलते हैं कितना, 2 मिनट पहले ही हमें सूरज सूर्योदय से पहले दिखने लगता है। और जब सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, तो एक्चुअल में सनसेट हो चुका है, चला गया है, लेकिन तुमको अभी नज़र में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी सन तो है होराइजन पे, सन तो अभी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो डूब चुका है, वो आपको एक फेक पिक्चर बन रही है, बस ये समझ लो। 2 मिनट तक वो जा चुका है, उसके 2 मिनट बाद तक भी आपको दिखता रहता है। तो ये क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से। जहां पे भी पोजीशन चेंज हो रही है, रिफ्रैक्शन। अब आएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना, स्कैटर हो जाना। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है ये क्या है, ये है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये क्या है, ये है ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। किसकी वजह से होता है, मतलब ये स्कैटरिंग लिखा है ना, तो अब इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे वो इसी की वजह से होगा, स्कैटरिंग की वजह से। तो प्रकीर्णन की वजह से होता है। क्यों 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 पता है आपको, अगर पहले तो आपको समझाते हैं क्यों। जैसे जो हमारी रे ऑफ लाइट आती है सन से, वो क्या होती है, वो एक वाइट लाइट होती है, वो एक वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट 7 कलर्स की बनी होती है। तो वो जब वाइट लाइट एटमॉस्फियर के कांटेक्ट में आती है तो पता है क्या होता है, ये होता है कि इसमें से जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, या फिर हम बोल दें कि हमारे एटमॉस्फियर में बहुत तरह के पार्टिकल घूम रहे हैं, पार्टिकल घूम रहे, कोई तो मिल जाए उड़ा दें, ठीक है, जैसे नहीं फिर हेरा फेरी में एक बार मिल जाए बम से उड़ा दूंगा, तो वैसे ही पार्टिकल घूम रहे, एक बार मिल जाए बम से उड़ा दूंगा। अब ये 7 कलर आए यहाँ पे ऊपर से नीचे उतर के, जिसमें कि रेड भी है और बाकी भी, और एक ब्लू भी है। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी कि ब्लू की होगी, जरा बता दो कमेंट में। उत्तर क्या होगा, रेड की ज़्यादा होगी, रेड की ज़्यादा होगी वेवलेंथ और ब्लू की कम होगी। तो ये लोग जब आएंगे ना रेड वाले, तो ये बोलेंगे, ये रोकने के प्रयास करेंगे, निकलो यहाँ से, साइड हटो, हट रहे हो कि नहीं, बताया अभी तुमको। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा, पार्टिकल की कम है, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ब्लू जो है, ये जो है इसका, ये रोक लेंगे भी, ये जो पार्टिकल है ना काले काले दिख रहे हैं, ये रोक लेंगे, क्योंकि ये सेम वेवलेंथ का मिल गया, इनको स्कैटर कर देंगे, बिखेर देंगे ब्लू लाइट को। तो हमें क्या दिखेगा, ब्लू लाइट। बट एक्चुअल में अगर ये एटमॉस्फियर ना हो, वायुमंडल ना हो, तो हमें जो स्काई है वो ब्लैक अपीयर होगा, क्योंकि उसका एक्चुअल कलर ब्लैक ही है, काला है। तभी जो लोग बहुत ऊपर, जैसे आप अगर कभी फ्लाइट में बैठे और कभी ऊपर अगर आपका प्लेन उड़ रहा है, तो उसके ऊपर आपको सब कुछ ब्लैक नजर आता है, काला प्रतीत होता है।
तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि अगर एटमॉस्फेयर ना हो हमारी अर्थ के अराउंड तो सारी चीज़ें में ब्लैक अपीयर होंगे। और एटमॉस्फेयर क्यों है हमारी अर्थ के अराउंड, ये कमेंट बताएंगे। फिजिक्स का ही फिनोमेना है, हम लोग पहले देख चुके हैं इसको। ये क्या है? ये है रेड कलर ऑफ सन। ये क्या है? ये है रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ड्यूरिंग सनराइज यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। अब तुम्हें पता चलेगा क्यों लाल होता है। दोपहर के 12-2 बजे के टाइम पे देखो तो एकदम वाइट, एकदम सफ़ेद नज़र आता है। एक्चुअल में वो सफ़ेद है, एक्चुअल में वो सफ़ेद ही है, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम पे तुम्हें रेड दिखता है। बाकी तो मतलब सब हर जगह ब्लू ब्लू दिख रहा है, लेकिन ये जो है वो लाल दिख रहा होता है। उसके पीछे का रीज़न समझो। अब यहाँ पे ये तुम हो, अर्थ में खड़े हुए ऑब्जर्वर हो, ठीक है। अब ये जो सनलाइट है ये केस 1 है और ये केस 2 है। ये मान लेते हैं सूर्यास्त और ऐसे ही सूर्योदय का समय यहाँ पे ले लेते हैं, तो सेम ही है। ये एक समझ लो, वही सेम केस यहाँ पे लगेगा। अब एक चीज़ मुझे बताना, एक तो ये दोपहर के एकदम 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के एकदम 12 बज रहे हैं, और ये बज रहे हैं शाम के 5, ठीक है, ये शाम के 5 बज रहे हैं। रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, 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 ठीक। रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई। ये जो काली लाइन देख रहे हैं, यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर चालू हो रहा है। तुम मुझे बताओ कि केस 1 या केस 2 किसमें लाइट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है इन दी एटमॉस्फेयर? बताइए, बताइए जल्दी से। ये समझ लीजिए तो याद करने में आसानी होगी, नहीं रट्टा मारो जिंदाबाज, रट लेंगे तो भी सही हो जाएगा, समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं, बस बात इतनी है, ठीक। बताइए जल्दी से, किस में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है? तो सिंपल सा ये तो देखने में नज़र आ रहा है कि इस केस में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे बस इतना ही से ट्रैवल कर रहा है। तो अब केस 2 में सबने सही आंसर दिया। अगर केस 2 में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो जो छुटकू सी हमारी छुटकू वेवलेंथ की जो हमारी लाइटें हैं ब्लू जैसी, वो तो बिखर जाएंगी। आखिर तक सक्सेस किसको मिलती है? बीच में हमारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में आते हैं, आखिरी तक वही बचता है जो इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बच के निकल जाए। ब्लू वगैरह जो कम वेवलेंथ की है, डेविएशन क्योंकि ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी, प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ये आसमान को नीला कर देंगे लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे तुम्हारी आंख तक। पहुंचेगा कौन? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। किसकी? रेड की। सो इज़ द रेड कलर हेयर ड्यूरिंग द सनराइज एंड ये सनराइज के टाइम पे कुछ इस तरह से फिनोमेना होगा, उसमें भी सेम ही तो चीज़ काम करेगी, सेम ही चीज़ तो काम करेगी। बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल, अब 12 बजे बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, एकदम ऊपर ही है, तो पूरा वाइट का वाइट ही उतर के चलाता है। ब्लू सब घुसे हुए हैं अभी सब उसके अंदर, क्योंकि अभी हुआ ही नहीं ना स्कैटरिंग, तो सब घुसे हुए उसी के अंदर ब्लू वगैरह। यहाँ पे ब्लू सब निकल लिए क्योंकि रास्ता लंबा था। तो एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट रिफ्रैक्शन की वजह से, और जो कलर मिल रहा है वो स्कैटरिंग की वजह से। कलर, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ ये, तो कलर जो मिलता है वो स्कैटरिंग की वजह से मिलता है। अब ये आखिरी है हमारा एग्जाम्पल, एंड दैट इज टिंडल इफेक्ट। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ोगे, पिछले बैच वालों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे कि एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, एक कोलॉइडल विलयन है, ठीक है। जैसे कि दूध लो तुम, उसमें टॉर्च मारो इस तरह से, तुमको उस लाइट का पाथ विजिबल होगा, उसका रास्ता दिखेगा। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी है। पानी के पार्टिकल इतने बड़े नहीं होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सकें, फैला सकें, प्रकीर्णन कर सकें, क्योंकि जब प्रकीर्णन करेंगे तभी उनका पाथ विजिबल होगा। जैसे कि ग्लास नंबर 1 में दिख रहा है, ये ग्लास नंबर 1 है और ये ग्लास नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे दूध है फिर कुछ भी है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इतने बड़े पार्टिकल हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं। ये केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, उतना भी नहीं लेकिन थोड़ा और डीप में, कि क्या सोल्यूशन होते हैं, मतलब होमोजेनियस सोल्यूशन, हीट्रोजेनियस सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। लेकिन अभी के लिए इतना। क्वेश्चन है आपके लिए आखिरी, एंड दैट इज व्हाई आर डेंजर साइंस रेड? ये अब बताइए। तब तक मैं आपको आखिरी टॉपिक पढ़ाता हूँ जो कि आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, एंड दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि पूरी तरह से जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि वो हमने वो लिया था ना रेन ड्रॉप, उसमें क्या हो रहा था, इस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा था पहले, और देन यहाँ पे इस सरफेस पे पूर्ण एक तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रहा था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं मिराज। इसको आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये यूजुअली हमें डेजर्ट में देखने को मिलता है, रेगिस्तान में, लेकिन इसको भी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे कि आपने अगर कभी कार ड्राइव किया हो या फिर कार में बैठे हो अगर आप, तो उसमें आपने देखा होगा सामने आपको रोड में पानी पड़ा हुआ प्रतीत होता है जब बहुत कायदे की धूप होती है,
अब होता क्यों है ये वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन उसके पीछे का बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं पूछेगा। होता कुछ यूँ है कि जैसे रेगिस्तान है या फिर बहुत ज़्यादा धूप है आपकी सड़क में, तो इसके अराउंड की जो एयर है वो वार्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ऊपर की अभी भी ठंडी है, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है ये। तो उसकी वजह से अब रे ऑफ लाइट यहाँ पे एंटर करी, ठीक है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे मतलब इसे पड़ी, और हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन वाले में कि क्योंकि हमें चीज़ें क्यों विजिबल होती हैं, क्योंकि उसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके सामने अलमीरा रखा होगा, आपके सामने कुछ भी दीवार है, वो क्यों दिख रही है? बिकॉज इसमें लाइट स्ट्राइक हो रही है, हमारे आसपास हवा भी घूम रही है, लेकिन दिख रही है क्या? ना, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन कर ही नहीं पा रही हैं इसलिए। तो ये क्या होता है कि ये जब इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे आती है, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इस तरह से चीज़ें होती हैं। एक क्रिटिकल एंगल करके होता है फिनोमिना, मतलब एक एंगल होता है, वो लाइट जो मतलब जो एंगल से यहाँ पे एक तरह से जो हमें लाइट रे मिल रही है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यानी कि बजाय कि जो लाइट है वो नीचे जाए, वो यहीं से क्या करती है, स्ट्राइक कर जाती है, जो लेयर बन जाती है कूल एयर और वार्म एयर के बीच में, जिसकी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है और उस पानी में इसकी इमेज बन रही होती है। रोड में हमें जो सामने पानी दिख रहा है, हम जा रहे हैं आगे लेकिन पानी मिल ही नहीं रहा है, पानी बढ़ता ही आगे चला जा रहा है, भूत है वो तो, ठीक है, भूत नहीं है वो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। तो इसके फिनोमेना, इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। इसके एग्जांपल्स होते हैं क्या? एक तो जो मैंने आपको मिराज बताया, जो रेगिस्तान में डेजर्ट में देखने को मिलता है। यही सेम चीज़ जो है आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, जिससे कि आपका जो घरों में नेट पहुंचता है, तो वो ये ऑप्टिकल फाइबर में भी वही सेम चीज़, जैसे कि हमने उसमें नहीं देखा था स्टेथोस्कोप में कि टोटल रिवर्बरेशन हो रहा था, रिवर्बरेशन इस तरह से, वैसे ही समझ लो ये, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो उसमें भी वही होता है। अब इसके पीछे इसको होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रेलवे जैसे एग्जाम दे रहे हो, हायर लेवल एग्जाम, ठीक है, मतलब हायर इन द सेंस जहाँ पे साइंस का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहता है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है। फर्स्ट थिंग, पहला दो केसेस चाहिए होते हैं इसके लिए। पहला केस तो ये है कि लाइट रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए। कूल एयर डेंस होती है, लाइट एयर लाइट होती, मतलब जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है, कूल एयर डेंस, और लाइट एयर वार्म एयर जो होती है वो लाइट होती है, यानी कि रेयर मीडियम के तौर पे एक्ट करेगी। तो लाइट को जो है डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना है। एंड दूसरा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज लाइट शुड हिट एन एंगल, शुड हिट एट एन एंगल, एट एन एंगल ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। ये बस एसएससी वाले सुन लेंगे और रेलवे वाले याद कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत रेलवे वाले भी। वाई आर डेंजर साइंस रेड? अब तुम्हें बताता हूँ डेंजर साइन रेड क्यों होते हैं। एक बार, मतलब बहुत पहले की बात है, ठीक है, बहुत पहले की बात, जब हम छोटे थे तो गांव में जाया करते थे, है ना, अभी भी जाते हैं, ठीक है। तो अपने एक दोस्त के साथ हम रेलवे लाइन पे चल रहे थे, हमारे गांव पे पास में ही रेलवे लाइन जाती है, ठीक है। तो रेलवे लाइन पे हम चल रहे थे मस्ती में एकदम, ठीक है, और एकदम सर्दियों का टाइम था, घना कोहरा था, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, इट इज़ द रियल मतलब ट्रू सिचुएशन, ठीक है। तो हम आराम से जो है बतियाते हुए, ये मान लो हम और ये हमारा दोस्त है, ठीक है, बहुत पहले की बात है, जा रहे थे ऐसे, ठीक है। अब जो ट्रेन वाला है उसको भी थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन चल रहा है, तो हॉर्न क्यों ही बजाएगा जब उसको भी नहीं दिख रहा है कोहरे में, इतना घना कोहरा था। लेकिन उसने क्या था, उसने रेड लाइट जला के रखी थी सामने की। तो जब मैंने पीछे ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो मुझे कुछ लगा कि रेड लाइट है, जब वो ट्रेन मतलब बहुत दूर होगी, मुझे लगा कुछ रेड रेड सा है, ठीक है, मुझे लगा होगा कुछ, हो सकता है कुछ भी हो, ठीक है, क्या लेने देना। थोड़ा और आगे बढ़ते गए तो वो रेड जो रेड कलर है काफ़ी आगे, मतलब काफ़ी बड़ा दिखाई देने लगा, ठीक है। तब मैंने उससे पूछा तो क्या है रेड रेड? तो बोलता है भाई हट जाओ, ट्रेन आ रही है। तो सोचो अगर वो डेंजर साइंस जो है रेड से ना बनाए जाते तो आज आप ये लेक्चर ना ले रहे होते। तो डेंजर साइंस कितने ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है सबसे, ठीक है। वेवलेंथ जो तरंग दैर्ध्य होती है वो हाईएस्ट होती है रेड की, इसलिए वो डेविएट नहीं करती। अब सोचो वॉलेट लगा देता, वो वॉलेट लगाता आ जाता तो फिर क्या होता, फिर है कि नहीं। तो वॉलेट क्या होती है, डेविएट कर जाती है, यार ये रेड डेविएट नहीं करती वॉलेट। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चंस करने की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कल वाले भी क्वेश्चंस करते हैं और आज के लेक्चर्स भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो, सर की कहानियाँ, हाँ कहानियाँ, बिल्कुल। चलो तो अभी क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन करो। सर सोचो बोलते, अरे हाँ भाई कुछ चीज़ें हैं भाई जो मैं गलत बोलता हूँ, मैं
अंधेले को अंधेरा बोलता हूँ, ठीक है। सोचो को सोचो बोलता हूँ, ठीक है। अब क्या करें भाई, बोलते आ रहे हैं तो आदत पड़ी हुई है। तुम भी कुछ ना कुछ बोलते होगे जो गलत बोलते होगे। अब बात ये है कि तुम पकड़े नहीं गए अभी तक, सिर्फ वाइब्रेशन। ऐसा कौन सा रेनबो था बल्ब में सर, हमें भी दिखाओ। उसके लिए तुमको अपनी आई का प्रेशर बढ़वाना पड़ेगा। बढ़वा लो, तुमको भी रेनबो दिखने लगेगा। सर्च करना ग्लोकोमा में रेनबो, ग्लोकोमा रेनबो। तो जो भी लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो, यहाँ तक कि सन के अराउंड भी इस तरह से गोल गोल, जैसे ये मान लो बल्ब है तुम्हारा, तो इसके अराउंड पूरा रेनबो बन जाता है। आई एम फॉर्चुनेट, नॉट फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट ही मुझे देखने को मिला। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विद द पावर ऑफ 2.5 डायोप्टर। क्या होगा भाई इसका फोकल लेंथ? तो भाई फोकल लेंथ क्या होता है? 1/पावर। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं सर, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। बात तो वही है ना, बात तो वही है। तो फोकल लेंथ 1/पावर यानी 1/2.5 मैं लिखूंगा, ठीक है। तो क्या पूछा है यहाँ पे? वोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर होगा ये और ये 2/5। 2/5 मतलब कि 0.4 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 40 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, अगर नेगेटिव होता तो कॉन्केव होता, ठीक है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड एज। एक छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर इमेज, आभासी छवि यानी कि वर्चुअल इमेज नहीं, रियल इमेज बोलते हैं। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इसके साथ, रियल के साथ हमें क्या फ्री में मिलता है? तो रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। रियल इमेज हमेशा ऐसी बनती है। और वर्चुअल इमेज जो है हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। डैश आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। डैश तक बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। तो क्या बनते हैं, क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक का मतलब वो होता है वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को आर पार नहीं करता। जैसे आपका जो मान लो ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो वो लाइट को आर पार कर देता है, आर पार कर देता है। हाँ वो बात अलग है कि रिफ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपकी दीवार है, आपका बॉटल है, आपका कुछ भी है, जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, तो क्यों वो ओपेक हैं, ठीक है। तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखा रहे हैं। वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी कलर्स। कितने कलर होते हैं वाइट लाइट में? तुमने देखे थे कितने होते हैं? विबग्योर होते हैं, विब ग्योर होता है, ठीक है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वॉयलेट की सबसे कम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है। तो न्यूटन जी ने एक्सपेरिमेंट किया था जब उन्होंने व्हाइट लाइट को पास किया तो 7 डिफरेंट कलर्स, और न्यूटन जी ने फिर ये देखा कि फिर इसके आगे प्रिज्म रख दिया। न्यूटन जी को लगा फिर और तोड़ते हैं इन सारी लाइटों को, फिर वो टूटी नहीं। बोले न्यूटन जी ज़्यादा हो यार, ठीक है। तो न्यूटन जी बोलते हैं चलो कोई नहीं, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो न्यूटन जी ने क्या किया? न्यूटन जी ने एक प्रिज्म और रख दिया उल्टा करके। तो ये जो 7 लाइट मिली थी ये फिर से व्हाइट लाइट में बदल गई, उल्टा रखने पर व्हाइट लाइट में बदल गई, ठीक है। फिफ्थ, द मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड एज। वह सामग्री जिसके माध्यम से चीज़ें देखी जा सकती हैं आर पार। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा MTS 2023 में, ठीक है। तो क्या होंगे? ओपेक मटेरियल्स होंगे, ठीक है। रमन वांट्स टू यूज अ नेगेटिव व्यू, यूज अ रियर व्यू इन हिज व्हीकल, रियर व्यू मिरर इन हिज व्हीकल। विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही पिक फॉर इट? और एक चीज़ मैंने गलती से आई थिंक जो सोलर ब्लास्ट फर्नेस है, नोट्स में तो सही करवा ही दिया था मैंने। सोलर ब्लास्ट फर्नेस में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, मैंने वो आई थिंक गलती से लेंस बोल दिया था वो, ठीक है। तो ध्यान रखना कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। लेंस थोड़ी ना यूज़ करेंगे सोलर के लिए, सोलर में इतनी सारी लाइट आ रहा है, लेंस छोटे छोटे होते हैं। तो विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही पिक फॉर इट? तो रियर व्यू का यूज़ करना है, यानी कि यानी कि जो गाड़ी के हमारे कान होते हैं, यानी कि जो पीछे देखने के लिए, यानी कि जहाँ पे एक तरह से बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, जो कि एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर है। जहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा करके देखना होता है तो वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह से कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। जैसे कॉनकेव मिरर की बात करें तो सोलर ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ करेंगे, प्लस जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो, प्लस जो हम लोग शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं वो, तो ये सारे कॉनकेव मिरर ही यूज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बताइए, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में किसका यूज़ करते हैं? द डैश ऑफ अ रे इज़ द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल सरफेस। हाँ तो क्या होगा? बहुत आसान है। तो पहले तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के लिए पढ़ा था और उसके 2 लॉ पढ़े थे। पहला लॉ ये था, पहले तो रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो पहला लॉ रिफ्लेक्शन का ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था पहला लॉ कि इंसिडेंस का एंगल रिफ्लेक्शन का एंगल बराबर होगा। फिर दूसरा लॉ ये पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल ऑल 3 लाई इन द सेम प्लेन।
तो ये क्या होगा, जहाँ पे एंगल मेजर फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल सरफेस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी परावर्तन का कोण। और क्वेश्चन नंबर 8, एन इमेज फॉर्म्ड बाई द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, देखिए आपकी शक्तियाँ आप काम आनी चाहिए। CHSL 14 मार्च 2023 कल पढ़े थे हम लोग कि जो कॉनकेव मिरर होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, वो हमने देखा था कि हमेशा रियल और इन्वर्टेड, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, चलो हम बाद में पढ़ेंगे, इसका भी आई थिंक क्वेश्चन आएगा। तो हमने पढ़ा था कि सारा रियल और इन्वर्टेड ही बनाता है इमेज, एक्सेप्ट वन केस। वो एक्सेप्शन क्या था, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना देगा। सॉरी, कॉन्वेक्स जो होता है वो हमेशा ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल के साथ कभी इन्वर्टेड आ ही नहीं सकता है, मतलब ये तो ऐसे ही उड़ा दो तुम, ठीक है। रियल और के साथ इन्वर्टेड आता है, रियल के साथ कभी इरेक्ट नहीं हो सकती इमेज, ये भी उड़ा दो, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। यानी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस भी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी और सीधी ही इमेज प्रतिबिंब बनाएगा। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेंस इज और आर करेक्ट, इनमें से सही कौन सा ये आपसे पूछा है। पहला आपका स्टेटमेंट है, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव नंबर, पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव नंबर। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, और ये आप आराम से कर लिए होंगे बिकॉज हमने कल पढ़ा था कि केव में यानी गुफा में सब नेगेटिव नेगेटिव ही होता है, तो कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अब चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों का पॉजिटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, है तो केव ही ना, है तो गुफा ही ना, नेगेटिव होगा बोथ 1 and 2। लेकिन ये देख लिया करो कि करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा तो नीदर हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन इमेज, साइज ऑफ इमेज इज नॉट करेक्ट। अब ये जल्दी से बताइए, ये है थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। क्या चेक 5 ट्रांसपेरेंट, क्या द मेटल थ्रू विच थिंग्स, ओके 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 ओके, जिससे आर पार देखा जा सके, ठीक है, और जिससे ना देखा जा सके ओपेक, ठीक है। चलिए तो 10th करते हैं अभी। तो हमने पढ़ा था कि भाई कॉनकेव मिरर में हमने क्या पढ़ा था, जब फोकस में होगा इमेज ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने इस तरह से पढ़ा था, सबसे पहले इस तरह से कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो एफ एंड सी के बीच में, ऑब्जेक्ट सी पे होगा इमेज भी सी पे होगी। अगर ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में होगा तो कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी बनेगा। और अगर आप फोकस पे लाके खड़ा कर देंगे, फोकस पे लाके खड़ा कर देंगे तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, बिल्कुल, मतलब ये पूछा क्या, नॉट करेक्ट पूछा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इन्फिनिटी बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगा, देखो, ठीक है, ये भी सही है। और बियॉन्ड सी है तो एफ एंड सी के बीच में बनेगा, ये भी सही है, ठीक है। और एट इन्फिनिटी है तो फोकस में बनेगा, ना कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो तब बनता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। और कैसे यहाँ पे देखा था, हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और छठा केस क्या था, एक्सेप्शन केस, जहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ था। और यहाँ पे इमेज जो है कैसी बन रही थी, यहाँ पे इमेज वर्चुअल बन रही थी, या सब केस में रियल इन्वर्टेड, और यहाँ पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड भी बनेगी, बड़ी भी बनेगी। 11th, इफ u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ, f इज द लोकल लेंथ, f इज द फोकल लेंथ, ठीक है। तो आपको स्थानीय नहीं होगा, ठीक है, फोकल होगा, फोकल दूरी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। तो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, माइनस का 1/f, तो आंसर क्या होगा, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, मतलब माइनस लग जाएगा बीच में लेंस के केस में। एंड मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। और यहाँ पे लेंस के केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन अगेन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस का v/u।
मिरर फॉर्मूले में क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे प्लस होता है, लेंस में यहाँ माइनस होता है, और मैग्निफिकेशन में मिरर के केस में माइनस होता है और लेंस के केस में पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। 12th, दिस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स इज कॉल्ड एज, तो जहाँ पे हमारी व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परिक्षेपण, फैलाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्जन। द रिफ्लेक्शन ऑन अ बाथरूम मिरर, द लेक एंड द ग्लेयर ऑन अ पेयर ऑफ ग्लासेस आर कॉज्ड बाई विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन भी कई टाइप के होते हैं, तो ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तक प्रतिबिंब की वजह से होता है। गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब डैश एंड वॉयलेट लाइट लीविंग येलो लाइट, तो गोल्ड और कॉपर से यूजुअली हमें येलोइश कलर की लाइट देखने को मिलती है, पीली पीली, ठीक है। तो यहाँ पे पीली लाइट देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि वो वॉयलेट को और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, अब एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट जब टर्म का लिखे ना, इसका मतलब है एयर के रिस्पेक्ट में, कि स्पीड ऑफ दैट लाइट इन एयर, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो 2.42 किस में होता है, कल बताए थे, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में 1 होता है, वाटर में 1.33 होता है, और इसमें और डायमंड में होता है 2.42। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर शो अ लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट, कहाँ पे पार्श्व व्युत्क्रम दर्शाते हैं, कौन से तरह के होते हैं हमारे, तो कल हम लोगों ने देखा था 2 टाइप के मिरर्स होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव जिसकी पीठ रंगी होती है, पॉलिश्ड होती है, कर्व्ड इनसाइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग कर्व होती है, और अगर हम बात करें ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसका अंदर पेट समझ सकते हो वो पॉलिश्ड है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इट इज़ कर्व्ड आउटवर्ड्स। और जो हमारा प्लेन मिरर होता है समतल दर्पण, ये ऑब्जेक्ट अगर इसकी एक्स डिस्टेंस पे रखा है, इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे ही बनती है, सेम साइज की बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है क्योंकि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, सीधी तो है लेकिन लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यानी कि लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्लेन मिरर सही, सबका सही आंसर है। अविष्ठा, यश, सत्य, पिंक फेदर्स, चयन रॉय, सबका सही है। दी कलर ऑफ दी, और एक स्टूडेंट है बंगाल का ही, वेस्ट बंगाल का, आई थिंक उसका ऑल इंडिया रैंक कितना आया है CGL में, मतलब आई थिंक बैच के स्टूडेंट था वो, 23 या 33, 23 है, सॉरी 23 नहीं है, कितना है, मतलब उसने काफ़ी अच्छा वीडियो आज शेयर किया था, स्टेटस में लगाया था, मैं सोचा था शेयर करेंगे उसको, ठीक है। तो लेकिन वो बोल रहा है कि सर अभी CGL 23, हाँ 23 आई है, यूनिस नाम है उसका, ठीक है। और मतलब शेयर करने का मैंने इसलिए सोचा था बिकॉज होता क्या ना कि ठीक है सारी रैंक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे 200 है, चाहे 400 है, चाहे 1000 आए, ठीक है, 1500 रैंक है, सब ने अपनी मेहनत की होती है, लेकिन वो बंदा काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से मुझे लगा, ठीक है, काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से, मतलब कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसे चीज़ें जो है अननोटिस नहीं जानी चाहिए, और क्योंकि उसने आई थिंक अपने अर्लियर अटैम्प्ट में ही उसने निकाला है, एंड बहुत हम्बल है वो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर मैं शेयर कर सकूँ तो, ठीक है। 23 रैंक है, यूनस नाम है उसका, द वेस्ट बंगाल से ही आई थिंक। द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, तो ब्लू क्यों है, ब्लू क्यों है कलर, तो हमने देखा था ब्लू कोई भी रंग, रंग मतलब स्कैटरिंग, खत्म, प्रकीर्णन, पोजीशन तो रिफ्रैक्शन, ठीक। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, सर आप कभी स्टेनो वाले क्वेश्चन क्यों नहीं कराते मानसी वाजपेयी जी, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाई इससे पहले जो भी हम PYQ, अच्छा यहाँ पे आप बोल रहे हो, ठीक है। अब हम स्टेनो को ही लेके आएंगे, ठीक है। अब स्टेनो को, वैसे तो PYQ सीरीज में स्टेनो के भी कराता हूँ, नेम है यूनुस, YUNUS, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और अच्छा LCD का बता दो, LCD का क्या होता है जल्दी से, which phenomena deals with the scattering of light by molecules of a medium when they are excited to vibrational energy levels. एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे लेकिन अभी नहीं, कभी और। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, यही मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो ध्यान रखना एक चीज़ को। पहले बात तो जो रैले है ना, इन्होंने ही स्कैटरिंग के बारे में बताया था, प्रकीर्णन के बारे में, लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 11th 12th तो 11th 12th में भी नहीं, आई थिंक अब तो जब मैंने तो जब पढ़ा था तब तो नहीं होता था, लेकिन आई थिंक ये जब आप बैचलर ऑफ साइंस थोड़ा सा हायर उसमें जाते हो तब थी, पहले तो नहीं थी, हो सकता है अभी 12th वगैरह में आ गई हूँ चीज़ें, लेकिन इसको बोलते हैं रमन इफेक्ट, जो कि हमारे CV रमन जी ने इन्वेंट किया था। द फेनोमिना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज, डेविएशन हो रहा है पाथ से, जाना इधर चाहिए था चली इधर गई, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो सीधे पलट जाना,
ठीक है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। डेविएशन हो गया ओरिजिनल पाथ से एक मीडियम से दूसरा, यानी कि जब हमने पढ़ा था रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरे केस में जब डेंसर से रेयर में जाती हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 23rd, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिनोमिना। बस 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने तो क्वेश्चन लगा भी लिए होंगे, मुझे पता है ना। कहाँ से लगाएं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिनोमिना इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर अ रोजी और ऑरेंज ह्यू अराउंड सनराइज एंड सनसेट। तो ये ह्यू क्यों होता है भाई, ये जो रेड कलर का होता है, आप में से काफ़ी लोग हिमाचल से भी होंगे, है ना, हिमाचल उत्तराखंड से भी, तो ये ह्यू आपने देखा होगा, ये जहाँ पे जब आता है मतलब सनलाइट पड़ता है तो ये ऑरेंजिश कलर का बनता है ये, ठीक है, मतलब इसके टॉप पे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको बोलते हैं एल्पेन ग्लो, एल्पेन लीबिब याद आ रहे हैं बचपन के दिन, एल्पेन लीबिब, अभी नहीं आती ना, एल्पेन ग्लो। अगला क्वेश्चन है 24, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच, यानी 2 मिरर हैं जो कि इस तरह से कि मान लेते हैं कि 120 डिग्री में, ठीक है, 120 डिग्री में एक दूसरे से अलाइंड है, तो 120 डिग्री में है, तो पूछ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो यहाँ पे हम करेंगे, क्या है आपका यहाँ पे, ओके, तो 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा, थीटा मतलब एंगल कितना है, तो 360 एंगल है 120, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 3। अगर ऑड मतलब अगर ये आपका ई मतलब ऑड है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही, मतलब सी जिसमें 3 लिखा हुआ वो सही आपका आंसर है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास ही थोड़ा सा बनराकस टाइप क्वेश्चन है बोलूँगा, बिकॉज क्राउन ग्लास का भी पता होना चाहिए और सबका पता होना चाहिए। डायमंड का तो चलो याद है 2.42, तो डायमंड तो आंसर नहीं होगा क्योंकि क्राउन ग्लास इसके आसपास तो नहीं था। इसका आंसर कैनेडा बाल्सम होगा, ठीक है, कैनेडा बाल्सम, कैनेडा बाल्सम होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 26, ये आखिरी क्वेश्चन है। डैश स्टेट्स इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया सामने तो कर लेते हैं, नहीं तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। डैश स्टेट्स एट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज are inversely proportional to the square roots of their densities among similar conditions of temperature and pressure, यानी कि जितना गैस का ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना कम डिफ्यूजन, जितना कम उतना ज़्यादा, मतलब इस तरह से डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो देता है ये लॉ, जिसको कि हम बोलते हैं ग्राहम्स लॉ। इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। टिंडल लॉ में तो मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो भी हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ भी पढ़ चुके हैं, पास्कल प्रेशर की यूनिट, तो प्रेशर से रिलेटेड, यहाँ प्रेशर से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे लिखा तो है लेकिन यहाँ पे प्रेशर लेना देना नहीं है उससे। केपलर्स हम पढ़ चुके हैं, ये प्लानिटरी लॉज हैं। केपलर के 3 प्लानिटरी लॉ पढ़े थे हम लोगों ने। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि जो ऑर्बिट में प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था लॉ ऑफ एरिया, कि वो इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। तीसरा था लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जहां पे हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से आप बताएंगे क्या हमने रिलेशनशिप पढ़ा था टाइम और रेडियस के बीच में, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट के बीच में। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के जो क्वेश्चंस हैं उनको, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से ही, जल्दी से कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है ये, वाई कैन यू नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डिम लिट रूम व्हेन यू कम फ्रॉम अ ब्राइटली लिट रूम। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुएं क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, टाइम एरिया। सबसे पहले आंसर आया रजनीश कुमार का, बिल्कुल सही बताया रजनीश ने। T² प्रोपोर्शनल टू R3, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन इस प्रोपोर्शन में। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। तो वाई कैन यू नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डिम लिट रूम व्हेन यू कम फ्रॉम ब्राइट लिट। तो क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो पीपल है वो छोटी हो रखी होती है जब आप ब्राइट में होते हैं, क्योंकि वो चाहता है पीपल कि आप कम आपके लाइट मतलब एंटर करे आई में, ठीक है। तो आइरिस डायलेट्स द आई लेंस टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर, द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द पीपल टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर द आई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राइट, कॉर्निया नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है पीपल को, और सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंस को, जिससे पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, जिससे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है जरा बताइए। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, मायोपिया को और क्या बोलते हैं, जहाँ पे पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है, नियर की साइट अच्छी है अभी, ठीक है, नियर साइटेडनेस बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसको किस टाइप के लेंस से सही करते हैं। अच्छा, फार साइटेडनेस क्या होती है, फार साइटेडनेस होती है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूर दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया को किससे सही करते हैं ये बताइए। तो मायोपिया में लेंस यूज़ करते हैं कॉनकेव, ठीक है, बिकॉज हमारा जो लेंस है वो मोटा हो गया, उसका पावर ज़्यादा हो गया है, तो एक नेगेटिव वाला लगाना पड़ेगा, ठीक। और फार साइटेडनेस
एक तरह से हाइपरमेट्रोपिया होती है और इसको सही करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और बात करें एस्टिग्मेटिज्म की, तो ये एक तरह से यही है, एक टाइप ही है डिफेक्ट का, जहाँ पे आपका आई का जो कर्वेचर है, ठीक है, वो चेंज हो गया है। कर्वेचर मतलब वही कर्व उसका मोटा और पतला हो गया है, तो वही बोलते हैं उसको एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। प्रेस बायोपिया जहाँ पे बाईफोकल लेंस का यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज उसमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो चुका है। ये लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी लूज या फिर लेंस के रिजिड होने की वजह से जो हो जाता है, ठीक है। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि प्यूपिल को कंट्रोल करता है, और वो है आइरिस। अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं पूछना चाह रहा था, पहले भूल गया था, दिमाग से निकल गया था, अब पूछता हूँ। चारों ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, इनमें से कौन कलर ऑफ आई को डिटरमाइन करता है? आपने देखा होगा ना, वो नीली नीली आंखें तो क्यों होती वो आंखें नीली, या फिर किसी की भूरी मतलब ब्राउन होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोगों की ब्लैक होती हैं, तो क्यों होती हैं वो ब्लू आइज़? तो ब्लू आइज़ या फिर किसी भी कलर ऑफ आइज़ हो, रेटिना, पिपल, आइरिस और लेंस में ये आइरिस की वजह से ही होती है, यानी आइरिस ही वो जो कलर आई को देता है वो आइरिस ही देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पीपल हु वेयर बाईफोकल लेंस हैव, तो उनको क्या होता है? तो उनको होता है रेटिना, ना रेटिना नहीं होता है, आइरिस होगा बिल्कुल। आश्चर्य राय जैसे आनंद, ज़्यादा आनंद ले रहे हो, ठीक है। तो बाईफोकल लेंस, प्रेस बायोपिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा, सबका सही आता है लोगों का, सोनू, अंकिता, वृंदा, अक्षिता, हेतु, ठाकुर साहब, खुशी, सबका सही है। पिंक नहीं होती, नहीं। कैटरैक्ट, मिस्टर क्लार्क डिलीट क्या कर दिया वो कैटरैक्ट को लिख के। कैटरैक्ट मोतियाबिंद जब होता है मतलब एक तरह से पर्दा आ गया है आपकी, ठीक है, आंखों के सामने पर्दा आ गया, झिल्ली से आ गया, उस झिल्ली को आराम से हटा दिया जाता है। तो कैटरैक्ट ऐसा जेनेटिक नहीं ज़्यादा नहीं होता, और कैटरैक्ट को आराम से सही भी किया जा सकता है, इतना बड़ा डील नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो द पार्ट ऑफ द आई विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू न्यूरल सिग्नल, तो कौन करता है ये? रेटिना का काम होता है कि इमेज को न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और इस न्यूरल सिग्नल्स को भेजेगा ब्रेन तक, ऑप्टिक नर्व्स। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड बाई, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल कंट्रोल करता है। ये तो सबसे पहले लाइट के साथ कांटेक्ट में आता है, थोड़ा रिफ्रैक्शन करता है और आई डोनेशन के टाइम पे डोनेट किया जाता है। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन तो आ रहे हैं, चलो कर लेते हैं, बाकी देख दो होमवर्क है आपके लिए। लाइट रे एंटर्स द आई थ्रू द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर द फ्रंट ऑफ आईज कॉल्ड एज, तो सबसे बाहरी वाला, बाहर का सबसे बाहर है, ट्रांसपेरेंट है, फ्रंट ऑफ द आई है। मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, कौन सा होगा? बड़ा करने के लिए कॉनकेव, सोलर ब्लास्ट फर्नेस में भी ये यूज़ होता है। रजत को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, कोई रजत है यहाँ पे? व्हाट टाइप ऑफ लेंस, कौन सा यूज़ करोगे बताओ? व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल दी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिकमेंड टू, अगर तुम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो तो रजत को कौन सा दोगे तुम हाइपरमेट्रोपिया अगर उसको है तो? उसको दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। रजत मतलब इसकी, रजत जी की एज हो रखी है काफ़ी, तो इनका होगा कौन सा? कॉन्वेक्स होगा। इनकी पावर कम हो गई तो पावर को और बढ़ाएंगे। डैश इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आई, अभी आखिरी क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ प्रेशर किससे मापते हैं भाई। तो विस्कोमीटर से विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन मापते हैं, विस्कोसिटी, जैसे कि गाढ़ा, शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है, पानी कम गाढ़ा होता है, तो यानी कि विस्कोसिटी शहद की ज़्यादा होगी। ओडोमीटर जो आपकी गाड़ियों में लगा होता है, जो गाड़ियों में व्हीकल्स में जो मीटर लगा होता है, जो रीडिंग बताता है कितना किलोमीटर गाड़ी चली, दैट इज ओडोमीटर। मैक मीटर, याद आ रहा, सब सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल, जो भी है वो ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं मैक नंबर, ठीक है। तो टोनोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे होता है हमारा सेशन खत्म, और हमारे पास एक नई स्लाइड है आज। ठीक है, तो जिन लोगों को दिक्कत होती है, रोज़ पूछते रहते हैं, और लास्ट में मेरी एनर्जी हो जाती है ख़त्म, तो मैं बताने की हालत में रहता नहीं हूँ, तो आज जो है मैंने ये लगा लिया, ठीक है, कि भाई जिसको भी दिक्कत हो, और ये इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया कि मेरा नंबर नहीं है, तो इसमें उसी तरह के आप डाउट पूछिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सर बैच लेना है, ले लें क्या, कहाँ से लें, भोले बनने की कोशिश मत करना, और सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉलिंग नहीं है इस पर अलाउड अभी के लिए, ठीक है। तो भोला मत बनना ज़्यादा कि सर बैच लेना है, ले लें क्या, कहाँ से मिलेगा, पता है सब।
और हाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना, ये कि बैच लेना ही लेना है। मैं उन लोगों के लिए कि भाई जो इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नंबर वंबर नहीं होते हैं, या फिर बैच में एनरोल करना होता है तो वो होता है। ये बैच लेने के लिए आपको ज़रा सा भी प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है, प्रोत्साहन आपके अंदर से आना चाहिए, आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। हाँ। चंडीगढ़ पुलिस आईटी का कंप्यूटर भी करवा दो प्लीज़। अंकुश जी, कंप्यूटर की क्लासेस पड़ी हुई हैं, देख लीजिए अगर वो हेल्प करेंगी तो, बिकॉज मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यूपी पुलिस वाले जान खा रखे हैं, आईबीएस वाले जान खा रखे हैं, सीएसआई वाले एथिक्स एंड मैनेजमेंट को लेके जान खा रखे हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ यहाँ का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सीडीएस वाले अपना अलग लगे हुए हैं, और भी कुछ स्टूडेंट अलग लगे हुए हैं, तो भाई किस किस की सुने, तो प्रायोरिटी देनी पड़ रही है। अब कल जो है, कल हम लोगों का ये लेक्चर नहीं होगा, बिकॉज 2 टॉपिक अब बचे हैं आपके फिजिक्स में, तो वो हम थर्सडे एंड फ्राइडे को कर लेंगे। कल का ब्रेक मिल जाएगा, आप रिवाइज कर लेना, और कल थोड़ा सा मैं आईबी को लेके गाइडेंस दे दूंगा, तो आईबी वाले भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। और फिर अब क्योंकि अगर मान लो कर भी लेंगे तो एक दिन जैसे फ्राइडे सैटरडे फिर गैप रखना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि अभी अगले वीक से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप रिवीजन कर लीजिए, कल का टाइम है आपको, ठीक है। पूरी फिजिक्स आप रिवाइज कर लो, कल लेक्चर नहीं होगा, कल आईबी को थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। जूनियर इंजीनियर वाले भी हैं, पता है मुझे आस्था जी, पता है जूनियर इंजीनियर वाले भी बहुत सारे लोग हैं, स्टेनो वाले भी हैं, ठीक है। और वो चीज़ मुझे पता है, और उस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड में रख के ही मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। और जूनियर इंजीनियर को लेकर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ये कैसे चीज़ें आप कर सकते हैं, खासकर जीके के पर्सपेक्टिव से। सर मायोपिया तो दूर की नज़र होती है ना कमज़ोर, हाँ तो यही तो हमने बताया, दूर की नज़र पास में सही दिखता है, और क्या हमने बताया, कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया ना। पास में दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, इसीलिए उसको नियर साइटेड, हाँ अच्छा, तुमको हो सकता है ये लगाओ कि दूर का नहीं दिखता तो फार साइटेडनेस होगा, नहीं नहीं नहीं, तो फिर आप लेक्चर में लेट ज्वाइन हुए हैं इसका मतलब। माई ब्रदर गॉट गेट जॉब CBDT इन CGST बाई यू GK, थैंक ही ऑल्सो मी। ओके ओके, आप किसी को डांटने वाले थे, हाँ ये ज़रूर याद है। वो है नहीं ना अभी, दिख नहीं रहा, वो का हिटलर का क्या नाम था, हिटलर का दामाद, वो दिख नहीं रहा अभी। कल जब मैंने ये चीज़ बोली थी कि कुछ लोग साइकोलॉजी पढ़ने के लिए बोल रहे थे ना, तो मैंने बोला हाँ मैं साइकोलॉजी पढ़ा दूंगा, साइकोलॉजी मैंने पढ़ रखी है। तो उसने लिखा था कि सर आप बाबा राम रहीम की तरह हो। जिस तरह बाबा राम रहीम, मैं समझ गया था उसने क्यों बोला, है ना, कि जिस तरह बाबा राम रहीम का एक वीडियो वायरल हुआ था कि हम बॉलर भी, हम राइट हैंड से बोल करते हैं, हम लेफ्ट हैंड से बोल करते हैं, हम फील्डर भी, हम बैट्समैन भी, हम सब कुछ हैं, हम ये भी खेलते हैं, हम कबड्डी भी खेलते हैं। तो उसी सेंस में उसने बोला होगा, है ना। हाँ यहीं पे है हिटलर का दामाद, तो बेटा सही एनालॉजी ड्रॉ करो, गलत नहीं। वॉलेट क्यों स्कैटर नहीं होता, वॉलेट की सबसे, किसने बोला स्कैटर नहीं होता, बिल्कुल होता है स्कैटर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या प्रॉब्लम है, द पार्ट ऑफ, ठीक है। तो रेटिना वो कन्वर्ट करता है, रेटिना में जो कौन सेल्स होती हैं, एंड देन वो जो है ऑप्टिक नर्व्स उसको ट्रांसफ़र करती हैं। चलो क्या है क्वेश्चन 31 में क्या, द पार्ट ऑफ द आई विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू न्यूरल सिग्नल, यानी कि आँख का वह भाग जो किसी वस्तु की छवि को, तो रेटिना तो ही होगा, क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्या है। आपको ऑप्टिक नर्व तो नहीं लग रहा है, ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को कैरी करके ले जाते हैं रेटिना से, रेटिना में कन्वर्जन हो गया, अब ये बोलते हैं कि चलो भैया ब्रेन के पास चलते हैं, तो ऑप्टिक नर्व सिर्फ उसको कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, आंसर रेटिना ही होगा। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। सारे ना चेक कर लें, सब चेक करवा दो तुम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ थर्ड वाला, रुको थर्ड वाला क्या दिक्कत है, थर्ड वाला कहाँ गया, एक सेकेंड। सर आप स्पेशल क्लास लेते हो, वो भी लेंगे। डैश आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, यानी कि तब बनते हैं जब रिफ्लेक्शन शैडो।
मेरा रिफ्लेक्शन, ठीक 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 ठीक, इसका शैडो होगा बिल्कुल, ठीक है, इसका शैडो बनेगी। मेरा रिफ्लेक्शन है, इसका शैडो होगा, ठीक है। डैश आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन दी पाथ ऑफ लाइट, तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु ठीक 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 ठीक, तो ये शैडो होगा इसका, मेरा रिफ्लेक्शन नहीं, शैडो होगा, ठीक है। ठीक, मेरा रिफ्लेक्शन नहीं, इसका शैडो ही होगा, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट जब आते हैं तो परछाई बनती, छाया, बिल्कुल ये सही था, ठीक है। बाकी उसका तो वही होगा रेटिना, इसका आपका शैडो हो जाएगा, ओके। थैंक यू भाई रेड जीस्ट जी, भैया जी को थैंक यू बोलिएगा हमारी तरफ से। चलिए अब मिलते हैं परसों, ठीक है, थैंक यू। सर आप गुफा में बुला रहे थे, उस पर बोला था, अच्छा अच्छा उस पर बोला था मैंने, तो उसका सोचा था। नहीं नहीं, तो फिर भी तुमने अगेन गलत एनालॉजी ड्रॉ करी, ठीक है। गुफा में हम पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, ठीक है, उनको साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, जो यहाँ पे ऐसे पब्लिकली चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, सारी चीज़ें थोड़ी पब्लिकली पढ़ाई जाती हैं नेक्स्ट वार्तालाप भी जल्दी होगी, है ना, जल्दी होगी नेक्स्ट वार्तालाप भी, मोस्ट प्रॉब्ली संडे को हो, शायद संडे को, है ना नहीं मनीष, ऐसा नहीं है। चलो भाई, थैंक यू और मिलते हैं परसों, धन्यवाद।